हमारे नायक का नाम गैंगू चोई है, जो बस एक सामान्य एनीमे छात्र था। ठीक है, शायद बिल्कुल साधारण नहीं, बल्कि एक अकेला ओटाकू। उसके लिए इस तरह रहना बेहतर था, बजाय इसके कि वह दूसरों के साथ बाहर रहे, या कम से कम गैंगू यही मानना चाहता था, क्योंकि वह हमेशा इस तरह अकेला रहता था। वो अपना समय फाइटिंग गेम्स खेलते हुए और अपनी जीत का जश्न मनाते हुए बिताता था, शायद इसलिए क्योंकि वह हमेशा से गेमिंग करता आ रहा था। किसी कारणवश उसकी गेमिंग कौशल सबसे अच्छी थी, और फिर भी वह अब भी पूरी तरह अकेला महसूस नहीं करता था। उसके पास एक दोस्त था जिससे वह समय समय पर अपने गेम्स के बारे में बात कर सकता था। वह व्यक्ति कमरे के दूसरी तरफ था, दूसरों से बात कर रहा था, या कम से कम ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि वही व्यक्ति एक छात्र को धमकी दे रहा था। उसने छात्र का कंसोल पकड़ा और उसके सिर पर मारा, पूछते हुए कि क्या वह इससे थक नहीं गया है। छात्र ने हकलाते हुए तुरंत उसे वापस देने की मांग की। वह खेल के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से में था और ध्यान भटक गया। इससे चिढ़े हुए छात्र ने धमकी देना और उसके रवैये पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उसके सहपाठियों ने भी उसकी मेज पर लात मारना शुरू कर दिया और परेशानी पैदा की। इस प्रक्रिया में छात्र की कंसोल बंद हो गई, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। उन्हें कभी नहीं पता होना चाहिए था कि ऐसा होगा। छात्र कांपने लगा, पूछते हुए कि उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। वह गुस्से में खड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने खेल के बीच में उसकी कंसोल बंद कर दी जब वह स्तर पार करने वाला था। उन्हें यह भी नहीं पता होना चाहिए कि वहां तक पहुंचने के लिए उसने कितनी मेहनत की थी, और वह उन्हें इसके लिए माफ नहीं करेगा। लड़का धमकी देने वाले पर झपट पड़ा, जो उसकी हिम्मत से चौंक गया। बाकी लोग छात्र को पीटने लगे, उसे उसकी मेज से गिरा दिया, यह दावा करते हुए कि वह वहां अपनी जगह भी नहीं समझता। यही कारण था कि ओटाकू से सभी नफरत करते थे और वे उसे जमीन पर मारने लगे। गैंगू ने बस इस दृश्य को देखा, जो एक सामान्य कक्षा का व्यवहार था। उसका एक दोस्त था, वह नहीं जो धमकी दे रहा था, बल्कि वह जो अब पीड़ित था। कक्षाओं के अंत में दोनों स्कूल से घर जाने के लिए निकले। गैंगू ने पूछा कि क्या उसका दोस्त ठीक है, क्योंकि उसने उसे थोड़ी देर पहले परेशान होते देखा था। उसने जवाब दिया कि वह ठीक है। वह ऐसी चीज थी जिसकी उसे आदत थी। उसे पिटाई की परवाह नहीं थी, उसे अपने खेल की ज्यादा चिंता थी। इससे गंगू हंस पड़ा। वह नहीं समझ पा रहा था कि वह राहत महसूस कर रहा है या नहीं। दोस्त जानता था कि उसे घर जाकर देखना चाहिए कि उसकी सेव अभी भी सुरक्षित है या नहीं। नायक ने कहा कि अगर वह अपनी सेव खो देता है तो वह फिर से खेल सकता है। उसके दोस्त ने सहमति जताई, पूछते हुए कि क्या वे हमेशा की तरह उसी दिशा में जाने का इरादा रखता है, और नायक ने सहमति जताई। अपने दोस्त से वापस जाते समय सतर्क रहने के लिए कहा। दोनों ने अलविदा कहा और गंगू अकेले ही शहर में चलता रहा। वह भी एक अकेला गेमर था, जो बस इसी तरह अपना समय बिताता था, लेकिन फिर भी वह सोचता था कि क्यों केवल ह्योनजुन को ही धमकाया जा रहा था। नायक को नहीं पता था कि क्या यह इसलिए था क्योंकि उन्हें उसकी प्रतिक्रियाएं मजेदार लगती थीं। यहाँ तक कि गंगू को भी वापसी के रास्ते में गेम स्टोर्स पर रुकना पड़ता था। तभी उसने देखा कि एक संकेत लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि किराए के लिए जगह उपलब्ध है। ये देखकर वह बाहर भागा, ये जानने के लिए कि दुकान ने किराए के लिए क्यों लगाया। जब उसने दरवाजे खोले तो दुकान के अंदर एक महिला ने गंगू को पहचाना। उसने मालिक को नमस्ते कहा, जिन्होंने बताया कि वे उस दिन बंद थे, लेकिन वह फिर भी जानना चाहता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि दुकान को अच्छा चलना चाहिए था। तभी मालिक ने किसी कारण से दुकान को किराए पर देने का फैसला किया। उसने समझाया कि यह बस आवश्यक हो गया था। अगले हफ्ते उसका एक लक्ष्य था। गंगू ने सोचा कि क्या उसने वो सारा पैसा जुटा लिया जो उसे चाहिए था। भले ही ऐसा होता, नायक को दुख हुआ, क्योंकि उसने अपना स्टोर इस तरह बंद कर दिया। आखिरकार वो वहां तब से जा रहा था जब वह प्राथमिक स्कूल में था। वह हमेशा स्कूल से लौटते समय वहां कई बार रुकता था मजे करने के लिए, लेकिन यह सच था, वह भी स्टोर बंद करने से निराश थी, क्योंकि उसे पता था कि गंगू उसके नियमित और वफादार ग्राहकों में से एक था। लेकिन अब वह ठीक से बड़ा हो गया था और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करता दिख रहा था। नायक उन शब्दों पर थोड़ा हंसा। वहां ज्यादा कुछ नहीं था। उसके पास स्टोर में लगभग सभी खेल थे और वह सोच रहा था कि आखिरकार वह क्या ले सकता है। और उसने जवाब दिया कि सप्ताहांत में कई चीजें बिक गई थी और उसे जगह किराए पर देने की सोच के कारण फिर से स्टॉक करने का मौका नहीं मिला था। उसने पूछा कि क्या वह चाहेंगे कि वह उन्हें एक नया गेम सुझाए। गंगू हैरान हो गया। आखिरकार वह ज्यादातर खेलों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। तो मालिक ने समझाया कि यह एक मोबाइल गेम के बारे में था। नायक हैरान था, क्योंकि वह अपनी दुकान में उन चीजों को बेच सकती थी। आमतौर पर लोग अपने फोन पर गेम डाउनलोड करते हैं, बजाय इसके कि उन्हें स्टोर्स में बेचा जाए। उसने यह भी समझाया कि यह एक ऐसा गेम नहीं था जो आमतौर पर बेचा जाता है। वह इसे केवल डाउनलोड कर सकता था क्योंकि उसके पास QR कोड उपलब्ध था। इस गेम का नाम रियल वर्ल्ड मोबाइल था। उसने उसे QR कोड दिया ताकि वह इसे स्कैन करके डाउनलोड कर सके और देख सके कि यह कैसा है। गंगू हैरान था, लेकिन उसने मालिक के कहे अनुसार किया। उसने जल्दी ही महसूस किया कि वह सोच रहा था कि वह इसे इंस्टॉल कर रहा है, और उससे घर जाकर इसे आजमाने के लिए कहा। उसे फिर से धन्यवाद दिया, क्योंकि गंगू घर जाते समय उसकी दुकान पर रुका था। इस तरह उसने उस गेम स्टोर को अलविदा कहा जो उसके पूरे बचपन का हिस्सा रहा था। स्टोर मालिक से उसे विदाई उपहार के रूप में जो गेम मिला वो वही था। गंगू को अंदाजा नहीं था कि यह खेल उसकी जिंदगी को कितना उलट पुलट कर सकता है। जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी उपस्थिति की घोषणा की और उसकी मां ने उसका स्वागत किया। उसने उससे कहा कि वह कपड़े बदल कर नीचे आकर खाना खा ले। अपने कमरे में उसने गहरी सांस ली जब उसे एहसास हुआ कि वह कक्षाओं के बाद काफी थका हुआ था। लेकिन कुछ और करने से पहले उसने फैसला किया कि वह नए गेम को देखेगा जो अभी आया था। रियल वर्ल्ड मोबाइल ऐसा था जिसे इसके सभी डेवलपर्स ने मजेदार होने की गारंटी दी थी। नायक ने सोचा कि यह वास्तव में किस प्रकार का खेल था। उसे खोलते ही उसे प्लेयर 96 के रूप में प्रवेश करने के लिए बधाई दी गई। एक ट्यूटोरियल शुरू होगा जो बताएगा कि खेल कैसे काम करता है। ट्यूटोरियल मिशन जटिल नहीं होना चाहिए, लेकिन पुरस्कार और दंड लागू होंगे। पहला मिशन 1 घंटे के भीतर पानी पीना था और उसे इनाम मिलेगा। अगर वह इस मिशन में असफल होता तो उसके घर में लगभग 3 कप टूट जाते। गंगू चोई हैरान था, क्योंकि इस मिशन का इनाम $8 था। मिशन शुरू होने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन गंगू चोई को अभी भी नहीं पता था कि क्या करना है।
यह इसलिए था क्योंकि स्क्रीन पर कोई बटन नहीं थे, सिर्फ एक काउंटडाउन था। अंत में गंगू ने इसे एक तरफ रखने और रात के खाने के लिए नीचे जाने का फैसला किया। लिविंग रूम में उसका परिवार टेलीविजन देखकर और खुद को व्यस्त रखकर मजे कर रहा था। उसकी माँ स्ट्रॉबेरी दूध के कप लेकर आई, लेकिन अचानक उनका टखना मुड़ गया और तीनों कप फर्श पर गिरकर तुरंत टूट गए। चौंक कर कूद पड़े और देखने के लिए दौड़े कि उनकी माँ ठीक है या नहीं। गैंगू उस दृश्य से कुछ हद तक चौंक गया था, जबकि उसकी बहनें उनकी मदद कर रही थी। वह यह मानना नहीं चाहता था कि खेल ने सच में सजा को सच कर दिया है, लेकिन जब उसने देखा तो मिशन शुरू हुए लगभग 1 घंटा बीत चुका था। उसकी माँ के गिरने के बाद परिवार ने उनकी मदद करने और गंदगी साफ करने का फैसला किया। उसकी बहन ने उसे दिवा स्वप्न देखते हुए देखा और उसे घूरना बंद करने को कहा, लेकिन गंगू अभी भी अपनी सोच में उलझा हुआ था, जब तक कि उसने उसके कान में चिल्लाकर उसे जगाया और अपनी सोच से बाहर निकलने को कहा। फिर वह बाहर भागा, जबकि उसकी बहन उसे विद्रोही चरण में होने के लिए डांट रही थी। अपने कमरे में वापस आकर नायक ने तुरंत अपना फोन उठाया। जब उसने देखा तो खेल ने उसे सूचित किया कि उसका दैनिक मिशन उपलब्ध है। नोटिफिकेशन खोलते ही एक तेज रोशनी की चमक ने उसे एक पल के लिए अंधा कर दिया और अचानक रियल वर्ल्ड मोबाइल की गाइड रिका नाम की एक लड़की उसके सामने प्रकट हुई। गंगू उलझन में था, लेकिन रिका देख सकती थी कि उसने अपना ट्यूटोरियल फेल कर दिया था, इसलिए दंड के परिणाम स्वरूप उसके घर में 3 कप टूट गए थे। इस खेल में दंड हमेशा वास्तविक जीवन में लागू होते थे, इसलिए उसे सतर्क रहना था। जैसा कि उम्मीद थी, नायक उन घटनाओं के बारे में सही था। रिका ने समझाया कि अगर वह 20 और मिशन में असफल होता है तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। उस स्थिति में वह खेल का मजा नहीं ले पाएगा। उसके पास अभी भी प्रतिदिन 5 मिशन पूरे करने के लिए होंगे, इसलिए उसे इस पर ध्यान देना होगा। ये कहने के बाद उसने उसे खेल के नियम समझाना समाप्त किया। फिर उसने नायक को अलविदा कहा, उसकी विनती को अनदेखा करते हुए कि वह रुके। गैंगू ने फिर चिल्लाया कि वह बेवकूफ है, और उसकी हैरानी की बात यह थी कि लड़की रुक गई। वह गुस्से में मुड़ी, जिससे उसे सच में डर लग गया और वह उछल पड़ा। फिर रिका ने मजबूरी में मुस्कुराते हुए फिर से अलविदा कहा और स्क्रीन से गायब हो गई। इस बिंदु पर गंगू सोच रहा था कि क्या यह वास्तव में एक सामान्य खेल था। आखिरकार उसके घर में कप तोड़ना और वास्तविक जीवन को प्रभावित करना सामान्य नहीं होना चाहिए, और ऐसा लग रहा था कि स्क्रीन पर चरित्र वास्तव में उसकी बात सुन सकता है। नायक ने गेम के बारे में गूगल पर खोजने का निर्णय लिया। उसे एहसास हुआ कि रियल वर्ल्ड के बारे में कोई परिणाम नहीं थे। ये सभी अन्य इंटरनेट खोज ऐप्स पर भी वही था। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। शायद गंगू को खेल को हमेशा के लिए हटा देना चाहिए था। तभी उसे दुकान की मालिक याद आई और उसे लगा कि उसे खेल के बारे में उससे पूछना चाहिए। तो गंगू बाहर जाने के लिए तैयार हो गया, जबकि उसकी बहनें उसकी शिकायत कर रही थी। जब उसकी माँ गिरी तो कुछ न करने के बाद भी उसमें जाने की हिम्मत थी। उसने माफी मांगी, लेकिन अभी कुछ जरूरी काम आ गया था जिसे हल करना था। उन्हें पीछे छोड़ते हुए गंगू दुकान तक पहुंचने के लिए सड़कों पर दौड़ा। उसने सोचा कि मालिक ने उस बेतुके खेल की सिफारिश क्यों की थी। उसे ढूंढना था और अपने सवालों के जवाब पाने थे। अचानक उसके फोन ने उसे सूचित किया कि उसके पास एक नया दैनिक मिशन पूरा करने के लिए है। गंगू चौंक गया, लेकिन संदेश और सूचना की जांच करने के लिए रुक गया। रिका ने उसे अभिवादन किया, ये कहते हुए कि उसके लिए एक और मिशन आया है। इस बार ये ट्यूटोरियल से अलग होगा। वह मिशन में असफल हो गया और उसे दंड मिला, और जीवन खोना दंड था, इसलिए उसे बहुत सावधान रहना था। शुरू करने के लिए उसका पहला मिशन अपनी क्रश से इजहार करना था। गंगू इस मिशन से हैरान था, लेकिन रिका मजे लेती रही। आखिरकार उसके पास इस मिशन को पूरा करने के लिए केवल 1 घंटा होगा। अगर वह इसे पूरा कर लेता तो उसकी ऊंचाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होती, लेकिन अगर वह असफल होता तो उसके परिवार के किसी सदस्य का दुर्घटना हो जाती। ये उसे पूरी तरह से चौंका गया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सजा थी। खैर, रिका ने उसकी आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया और मिशन को सच में शुरू होने दिया। नायक अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कुछ सच हो सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस लड़की को वह पसंद करता था और जिसे उसे प्रपोज करना था, वो स्कूल की गुंडों में से एक थी। वो उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन वह इतनी डरावनी थी कि उसके पास जाना मुश्किल था। गैंगू ने सोचा कि वह रास्ते में शर्म से मर जाएगा। खैर, यह खेल इतना वास्तविक नहीं हो सकता। टूटते हुए कांच महज एक संयोग होना चाहिए। वह अब भी इस पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसका एक हिस्सा यह मानने का नाटक नहीं कर सकता था कि यह पूरी तरह से नकली था। अपने परिवार में किसी के चोटिल होने का विचार उसे काफी चिंतित कर रहा था। फिलहाल नायक ने तय किया कि वह अपनी क्रश गीजिन से अपने प्यार का इजहार करेगा। उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी से इजहार नहीं किया था, लेकिन फिर भी वह कोशिश करेगा, भले ही उसकी स्कूल की क्रश एक बिगड़ैल हो। इतना ही नहीं, गंगू को समस्या होने वाली थी, क्योंकि उसके पास उसका नंबर भी नहीं था। उसके सहपाठियों में से केवल ह्यून का नंबर उसके पास था, और उसे संदेह था कि ह्यून के पास गीजिन का नंबर होगा जो उसकी मदद कर सके, लेकिन अब और कोई विकल्प नहीं था। फिलहाल वह बस स्कूल जाएगा। शायद उसे एक आपातकालीन संपर्क सूची मिल जाए जो उसकी मदद कर सके। फिर भी उसने सोचा कि चीजें इस स्थिति तक क्यों पहुंच गईं। दौड़ते हुए गंगू जल्दी से स्कूल जाते समय अन्य लोगों के पास से गुजरा। आखिरकार वह स्कूल पहुंच गया। भले ही वह थका हुआ था, वह तेजी से गुजरा, और जो लड़के उसे धमकाते थे उन्होंने उसे देखा। उन्होंने उसे पहचाना और सोचा कि वह इस समय स्कूल में क्यों है। गंगू हमेशा स्कूल में अकेला रहता था, लेकिन उसकी अकेलापन उसे सच में परेशान करता था। इसके बावजूद उन्हें लगा कि उसे इतना उकसाना बहुत मेहनत का काम होगा। वे बस जाकर बिलियर्ड्स खेल सकते थे। गैंगू ऐसा नहीं लगता था कि वह मनोरंजक प्रतिक्रियाएं देगा। ऐसा लगता था कि उनके लिए ह्यून को उकसाना जितना मजेदार था, उतना कोई और नहीं था। नायक दौड़ा और आपातकालीन संपर्क सूची का उपयोग करने के लिए ढूंढा। गंगू को पता था कि उसे अधिक ध्यान देना चाहिए था। उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि वह पूरे समय मंच पर था। उसे जल्द ही अपनी क्रश गीजिन ईयूम का संपर्क मिला, जिससे वह तुरंत घबरा गया। अब जब वह उसे कॉल करने वाला था तो वह थोड़ा और चिंतित हो रहा था। गंगू यह नहीं कर सका। उसे यह भी नहीं पता था कि इसके बाद उसे कैसे सामना करना चाहिए। उसने स्कूल के दौरान उससे बात भी नहीं की थी। उसने उसे केवल दूर से देखा था। फिर भी क्या वह उसे प्रपोज करने की हिम्मत करेगा? यह अजीब लग रहा था। अचानक जब वह संकट में था, एक आवाज ने पूछा कि वह वहां क्या कर रहा था। यह एक गार्ड था जो उसे सूचित करने आया था कि स्कूल अब बंद हो रहा है। गंगू चौंक गया और गार्ड से उसका समय लेने के लिए माफी मांगी।
हालांकि उसने बाद में कॉल करने के लिए गीजिन का फोन नंबर याद कर लिया। स्कूल छोड़ते समय उसने तय किया कि उसे वैसे भी कॉल करनी चाहिए। कहा गया था कि अन्यथा उसके परिवार का कोई सदस्य दुर्घटना का शिकार हो जाएगा, इसलिए गंगू खुद को यह करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, भले ही इससे उसे चोट पहुंचे। ये उसके परिवार के लिए था, लेकिन वह पहला कदम उठाने के लिए अभी भी बहुत घबराया हुआ था। अंत में एक पल के बाद गंगू ने डरते डरते कॉल करने का फैसला किया। उसने पूछा कि क्या यह गीजिन का नंबर है, और उसने हाँ में जवाब दिया। जानना चाहती थी कि कौन कौन था। नायक ने माफी मांगी, हकलाते हुए, क्योंकि उसने अचानक उसे फोन किया था और उसने अपना परिचय दिया कि वे एक ही कक्षा में थे, लेकिन जिशिन को उसकी याद नहीं थी। गंगू हैरान था क्योंकि उसे उसके अस्तित्व की भी याद नहीं थी। फिर वह हंसा, ये समझाते हुए कि वह वही लड़का था जो हमेशा कक्षा के पीछे खेलता रहता था। ये संभव था कि वह उसे कभी नोटिस नहीं करेगी। और आखिरकार जिशिन को याद आया। आखिरकार वो गेम्स का ओटाकू था, ये पूछते हुए कि उसे उसका नंबर कैसे मिला। नर्वस होकर गंगू खुद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह बहुत समय ले रहा था तो जिशिन चिढ़ गई, उसे जल्दी करने और सच बताने के लिए कहने लगी, जब तक कि गंगू चिल्ला नहीं उठा कि वह उसे पसंद करता है। लंबी चुप्पी के बाद उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन कॉल कट गई थी। उसने सोचा कि उसके जैसा हारा हुआ भी उसकी जैसी खूबसूरती को पहचान सकता है, लेकिन फिर भी यह मजेदार था। जिशिन ने सोचा कि क्या वह इसका फायदा उठा सकती है, इसलिए उसने स्कूल में धमकी देने वाले लड़कों को फोन किया। ये सुनकर कि वे बिलियर्ड्स खेल रहे थे, उसने उनके साथ जाने से मना कर दिया, ये दावा करते हुए कि एक लड़के ने अभी अभी उससे अपने प्यार का इजहार किया है। इससे वह चिढ़ गया और जिशिन को मजा आया क्योंकि वह उसकी पसंद के हिसाब से बहुत लोकप्रिय हो रही थी। उसने सोचा कि उसने बिना यह जाने ही इजहार कर दिया कि वह पहले से ही किसी के साथ है, जो कि काफी स्पष्ट था, लेकिन वह फिर भी उस बेवकूफ का नाम जानना चाहता था जिसने ऐसा किया। जिशिन ने उस अजीब लड़के के बारे में बताया जो हमेशा क्लास के पीछे खेलता रहता था। धमकी देने वाले लड़के यह सुनकर गुस्से में आ गए। गंगू ऐसा लग रहा था जैसे वो मरना चाहता हो। दोनों अगले दिन इस लड़के की जान लेने के लिए तैयार थे। इस बीच गंगू इजहार करने के बाद दिल का दौरा पड़ने से मर रहा था। फिर भी उसने किसी तरह अपना पहला मिशन पूरा कर लिया, चाहे अच्छा हो या बुरा। लेकिन ऐसी सोच के कारण उसे यह नहीं पता था कि आगे क्या होगा। उसे पता था कि यह सिर्फ एक खेल था, लेकिन गंगू ने सच में इजहार कर दिया था। लेकिन उसने अचानक कॉल काट दी। जिसिन ने वापस कॉल करने की कोशिश भी नहीं की। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि यह सामान्य था क्योंकि वह कभी ऐसा नहीं करती, वो समय इसके लिए नहीं था। गंगू को मालिक को खोजने के लिए गेम स्टोर जाना चाहिए। वह मिशन के कारण भूल गया, लेकिन यही उसका मुख्य उद्देश्य था। नायक बाहर भागा, लेकिन एक बंद स्टोर का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, बल्कि उसके जाने के बाद स्टोर पूरी तरह से खाली था। अविश्वसनीय रूप से गंगू ने अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए बहुत अधिक समय बर्बाद कर दिया। उसके पास अभी भी उस खेल के बारे में पूछने के लिए कई सवाल थे जो उसे मिला था। आह भरते हुए नायक ने पूरी तरह से पराजित होकर घर जाने का निर्णय लिया। उसकी बहन ने तुरंत शिकायत की क्योंकि पहले गंगू बिना परवाह किए घर से चला गया, यहाँ तक कि उनकी माँ को चोट लग गई थी और घर में कांच बिखरा हुआ था। और फिर वह इतनी देर से घर आया बिना किसी और चीज की परवाह किए। नायक फिर से माफी मांगता है, लेकिन वह जानता था कि वह नहीं समझती थी कि उसने क्या झेला। उसकी माँ ने उसकी बहन से शांत होने को कहा क्योंकि उसे इतनी चोट नहीं लगी थी। फिर भी बहन ने जोर दिया कि गंगू को असली जिंदगी के बारे में थोड़ा समझना चाहिए। वह हमेशा खेल में फंसा रहता था और उसके आसपास की किसी भी चीज की परवाह नहीं करता था। गंगू ने जवाब देने की कोशिश की कि यह सच नहीं है, और जब उसकी बहन पास आई तो वह दूर जाना चाहता था, लेकिन फिर उसने देखा कि उसमें कुछ अलग था, एक मामूली बदलाव जिसे वह पहले परिभाषित नहीं कर पाई। नायक इस तरह से व्यवहार करने के बारे में अपने मन में क्या था इसे लेकर उलझन में था। फिर वह टिप्पणी करती है कि गंगू सामान्य से थोड़ा लंबा लग रहा था। वे पहले एक ही ऊंचाई के थे, लेकिन अचानक वह लंबा हो गया था। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उनकी मां ने भी सहमति जताई कि वह लंबा लग रहा था। भले ही वह अभी भी युवा था, फिर भी उसके बढ़ने की गुंजाइश थी। फिर भी उसकी बहन को यह बहुत अजीब लगा क्योंकि यह धीरे धीरे होना चाहिए, लेकिन गंगू एक पल में ही बढ़ गया, जो बहुत संदिग्ध था। नायक ने घबराते हुए हकलाते हुए कहा कि वे राई का पहाड़ बना रहे हैं, और वह अपने कमरे में चला गया, यह तय करते हुए कि वह सो जाएगा क्योंकि वह इससे कुछ लेना देना नहीं चाहता था। वैसे भी अब गंगू यह सवाल कर रहा था कि वह बेवकूफी भरा खेल आखिर था क्या। अगले दिन उसने अपनी बहनों की तरह स्कूल जाने का फैसला किया। वो पिछली रात ठीक से सो भी नहीं पाया था, उसका सिर अभी भी उलझा हुआ था। उसकी दूसरी बहन ने टिप्पणी की, अभी भी आश्चर्यचकित थी क्योंकि गंगू वाकई में लंबा हो गया था। उसने पहले ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वह हमेशा से छोटी थी। और नायक ने आह भरी। आखिरकार ये कुछ ऐसा नहीं था जिसके बारे में उन्हें ज्यादा चिंता करनी चाहिए। एक और लड़की जल्दी से आई, कह रही थी कि उन्हें सबको साथ में स्कूल जाना चाहिए। वह लड़की उसकी छोटी बहन की दोस्त थी और उसने नायक का अभिवादन किया। उसने तय किया कि वह गंगू के साथ चलेगी और अलविदा कहा ताकि वे बाद में मिल सकें। गंगू को लगा कि कम से कम अभी के लिए चीजें ठीक चल रही थीं, वैसे भी वह अकेला रहना चाहता था। अब वह अपना मन साफ कर सकता था। अचानक एक आवाज आई, पूछते हुए कि क्या वह सच में सोचता है कि वह अकेला रहेगा। ये उन लड़कों में से एक था जो धमकी दे रहे थे, हंसते हुए क्योंकि गंगू काफी व्यस्त लग रहा था। बदमाश ने टिप्पणी की कि उसने हाल ही में गंगू को जिशिन से इजहार करते सुना था। यहाँ तक कि नायक भी इसे पूरी तरह से भूल गया था क्योंकि वह खेल पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। गंगू स्कूल की ओर उस गुंडे के साथ गया। उसने उस पर हंसी उड़ाई क्योंकि एक हारे हुए ने लड़की पर डोरे डालने की हिम्मत की थी। यहाँ तक कि नायक को भी नहीं पता था कि उसने ये कहने का साहस कैसे पाया। हालांकि अपराधी ने उल्लेख किया कि जिसिन वास्तव में इस पूरे समय डेयोंग की प्रेमिका थी। डेयोंग वह लड़का जिसने अपने दोस्त ह्यून के साथ धमकियां दी थीं, काफी डरावना था। कांगू सदमे में जम गया कि उसे यह कभी पता नहीं चला। आखिरकार वह हमेशा अपने खेल की स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करता था और ध्यान देना बंद कर देता था। उस समय नायक ने जवाब दिया कि उसे यह नहीं पता था जब उसने स्वीकार किया, और गुंडे ने जवाब दिया कि उसे पता था क्योंकि उसे उससे लड़ाई करके मुसीबत में पड़ जाना चाहिए था। आखिरकार डेयोंग स्कूल में लड़ाइयों का बॉस था। यह वास्तव में चौंकाने वाला था। हालांकि वह लड़का उसकी तारीफ कर रहा था। गंगू ने जवाब दिया कि यह बस एक और गलतफहमी थी। डेयोंग को बदला लेने के लिए उसे ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। अपराधी ने गंगू की पीठ थपथपाई ताकि उसे शुभकामनाएं दे सके। हालांकि गंगू को यकीन था कि चीजें और अधिक समस्याग्रस्त ही होंगी।
ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिलहाल उसे स्कूल से बचने और भागने पर ध्यान देना चाहिए। अगर वह लापरवाह होता और उस आदमी से टकरा जाता तो वह सच में मारा जाता। हालांकि गंगू को एक सूचना मिली कि एक नया मिशन उपलब्ध है। इससे वह नाराज हो गया क्योंकि वह बेकार का खेल उसका समय बर्बाद कर रहा था। अब उसके पास खुद को विचलित करने का कोई तरीका नहीं था। ये जीवन और मृत्यु का मामला था, लेकिन रिका को उसकी चिंताओं की परवाह नहीं थी और उसने गंगू का वैसे ही स्वागत किया। वो पूरी तरह से मुस्कुरा रही थी, यहाँ तक कि देखा गया मुख्य पात्र के चेहरे पर वह हारा हुआ लुक देखकर। उसके जैसे छात्र के लिए यह एक बहुत ही सरल पहला दैनिक मिशन था। उसे सबसे पहले अपनी पहली कक्षा में ध्यान देना चाहिए और सोना नहीं चाहिए। गंगू को उस गेम असिस्टेंट की धृष्टता पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह गंगू पर हंस रही थी और कैसे वह उसके कारण स्कूल में कठिन समय से गुजरेगा। यह अब तक का सबसे कठिन मिशन था, लेकिन रिका ने उसे आश्वासन दिया कि उसे इसके लिए पुरस्कार मिलेंगे। अगर वह मिशन में असफल होता तो उसकी छोटी बहन का बाद में कोई हादसा हो जाता। गंग को एहसास हुआ कि यह खेल वास्तव में शापित था, क्योंकि इसने उस पर इतना दबाव डाला। दंड हमेशा अत्यधिक होते थे, उसके विचार में बहुत अधिक। रिका ने उसकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया और गंगू को मिशन पास करने के लिए शुभकामनाएं दी। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह मिशन को पूरा करे और इसे छोड़ नहीं सकता था। गंगू को स्कूल लौटने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह अभी भी अपनी जिंदगी को लेकर बहुत चिंतित था। उसके आसपास छात्र कुछ फुसफुसा रहे थे और गपशप कर रहे थे। ये उस क्लास के हारे हुए के बारे में था जिसने आखिरकार जिजान से इजहार कर दिया। जो लड़का हमेशा खराब खेलता था, उसे अचानक कुछ साहसी करने के लिए ध्यान दिया गया। इससे हर तरह की हलचल मच गई और सभी जानते थे कि दायोंग गुस्से में था। गैंग को ऐसा लग रहा था जैसे वह इन अफवाहों के फैलने से पागल हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं लगा जब खुद दायोंग कक्षा में आ गया, जिससे वह चौंक गया। अन्य अपराधियों ने टिप्पणी की कि वे नए छात्र को उकसाने के लिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन डायोंग ने अब ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि कुछ और महत्वपूर्ण था। वह खराब मूड में था। यहाँ तक कि ह्यून ने भी देखा कि गंगू किसी बात को लेकर चिंतित था। पहली कक्षा शुरू हुई और नायक ने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन यह जटिल था। जिजान मुस्कुरा रही थी और आत्मविश्वास से भरी थी क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया था। क्लास खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगा और टीचर ने उन्हें होमवर्क करने की याद दिलाई। जब वे अकेले थे तो एक सहपाठी गंगू के पास आया। उसने उसे कहा कि उसके पीछे चले क्योंकि अब उन्हें कहीं और जाना था। स्कूल के बाहर निकलते समय नायक का सामना गुंडों से हो गया। उनमें से कुछ ने जल्दी से सुनिश्चित किया कि शिक्षकों को पता न चले कि क्या हो रहा है। गंगू अभी भी डर से कांप रहा था जब उनमें से एक ने उससे सवाल करने के लिए संपर्क किया। वे जानना चाहते थे कि उसने दायोंग की गर्लफ्रेंड से क्यों इजहार किया। नायक ने समझाने की कोशिश की कि उसे शुरुआत में नहीं पता था कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन छात्रों को परवाह नहीं थी क्योंकि गंगू की वजह से दायोंग नाराज था। वो अपनी हरकतों से पूरी क्लास का मूड खराब कर रहा था। नायक के चेहरे पर मुक्का पड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। अगर कोई बेवकूफ उनकी गर्लफ्रेंड से इजहार ए मोहब्बत कर दे तो कोई भी गुस्सा हो जाएगा, और अब भी कोई फर्क नहीं था। कुछ लड़कियां ये दृश्य देखकर हंस रही थीं, जिनमें जिजान भी शामिल थी, जिसने अभी इस बारे में बात न करने की बात कही। वे टिप्पणी कर रही थीं कि गंगू वाकई में एक असली हारा हुआ व्यक्ति है, जैसा कि उम्मीद थी। फिर भी ये अजीब था क्योंकि जिजान को अपने बॉयफ्रेंड को यह बताना था। आखिरकार वह जानती थी कि डायोंग को बताना गंगू को मौत की सजा देने जैसा था। जिजान के लिए यह सिर्फ मजा था। अगर कुछ था तो ये उसकी गलती थी कि उसने इजहार किया। लड़कियां मजे कर रही थी। निर्दयी जिजान से यही उम्मीद थी, उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। साथ ही गंगू की पिटाई हो रही थी जैसे वह कचरा हो। वे हंस रहे थे क्योंकि वह पिटाई के दौरान भी चुप था। वह अजीब आदमी हमेशा पीछे बैठकर अकेले खेलता रहता था। यह अविश्वसनीय था कि ऐसा मूर्ख इस तरह की बातें कह सकता है। स्कूल के सबसे ताकतवर और डरावने लड़के की गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना पागलपन था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा करने की हिम्मत करेगा। जैसे ही गंगू चुप रहा, उन्होंने उसे और ज्यादा मारना शुरू कर दिया ताकि वह बोले। उन्होंने नायक को आलू की बोरी की तरह पीटना शुरू कर दिया और बिना रुके पीटते रहे। वे हंस रहे थे क्योंकि गंगू खुद को पिटने दे रहा था। वह बस एक बेवकूफ था। मुख्य पात्र खुद विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह एक बेवकूफी भरे खेल के लिए इतना कष्ट झेल रहा है। उसने सोचा कि क्या वे इतना डरा हुआ था कि लड़ाई के दौरान उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। लड़के चाहते थे कि गंगू कम से कम पलटवार करे या रोए ताकि यह सार्थक लगे। से कम अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए लड़ाई करनी चाहिए। भले ही उसने पहले साहस के साथ स्वीकार किया था, वह अब भी डरा हुआ ही दिख रहा था। उसे कम से कम थोड़ी कोशिश तो करनी चाहिए। गंगू बस माफी मांगता रहा, कुछ भी प्रतिक्रिया देने में असमर्थ। फिर उनमें से एक ने कहा कि उसके पास एक नया विचार है, वे कुछ अलग कर सकते थे। बगल में खड़े एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर वह उससे लड़कर जीत जाए तो वे उसे जाने देंगे। ये मजेदार लग रहा था, लेकिन जिसे चुनौती दी गई थी वह इस बात से नाराज रहा कि ऐसा कुछ हुआ। उसने पूछा कि क्या गंगू सच में उससे लड़ना चाहता है और क्या वह इसे संभाल सकता है। नायक के इनकार करने के बावजूद उन्होंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। अगर वह उससे लड़ने नहीं जा रहा था तो वे उसे तब तक पीटते रहेंगे जब तक वह बुरी हालत में न हो जाए। वे बस उसे उससे ज्यादा बहादुर बनाना चाहते थे। गंगू को अंततः उस आदमी के खिलाफ मुड़कर लड़ने के लिए मजबूर किया गया। जैसे ही नायक ने हाथ उठाने से इनकार किया, वह तुरंत उस पर हमला कर दिया। वे गुस्से में थे क्योंकि नायक ने वापस लड़ने की कोशिश करने से इनकार कर दिया। कम से कम इससे गंगू ने अपने हाथ उठाए, जबकि बाकी लोग उसकी प्रतिरोध देखने का आनंद ले रहे थे। जैसा कि एक बहादुर नायक से उम्मीद की जाती है, उन्होंने उस पर कोई रियायत नहीं बरती। नायक छात्र के मुक्कों से दबाव में आ गया और पीछे धकेला गया। ये सब अनुचित था। गंगू सोचने लगा कि उसे यह सब क्यों सहना पड़ रहा है। जिजान बस देख रहा था, हंस रहा था और उसका सहपाठी पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहा था, मुस्कुराते हुए। गंगू गुस्से में आने लगा, ये सवाल करते हुए कि वे उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे जब उसने कुछ भी नहीं किया था। उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को दूर धकेलने में ज्यादा समय नहीं लगा। वे सभी आश्चर्य में जम गए क्योंकि वह व्यक्ति कागज की तरह उड़ गया। उसे धकेलने के बाद वह वहीं कांप रहा था, लेकिन फिर उसने देखा कि उसने अपनी ताकत से अचानक क्या कर
कर दिया। बाकी लोग इस बात से उलझन में थे कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने क्या देखा। गंगू ने बाकी लोगों की ओर देखा और उनमें से एक जल्दी से मदद मांगने के लिए भाग गया, जैसे बाकी लोग जो उसके हाथों में नहीं पड़ना चाहते थे। उसी क्षण नायक ने महसूस किया कि कुछ फिर से बदल गया है। जब उसने अपने फोन की ओर दौड़ लगाई और खेल की जांच की तो उसने पाया कि उसने मिशन पूरा कर लिया है। खेल ने उसे उसकी ताकत में एक अंक की वृद्धि के साथ पुरस्कृत किया। शायद इसी वजह से उसने उस आदमी को धक्का देकर उड़ा दिया। जो कुछ भी हुआ था उससे आधा स्तब्ध होकर नायक वहां से भाग गया। पार्क में उसने अब तक हुई सभी चीजों को समझने के लिए रुक गया। ये सब उस खेल की वजह से था जिससे उसकी ताकत एक अंक बढ़ गई थी। फिर भी उसने धक्के में जो ताकत लगाई थी वह बहुत अधिक थी। अचानक गंगू बहुत मजबूत हो गया, बिना किसी अंतर को महसूस किए। इससे उसे चाहने लगा। उसकी ताकत को परखने के लिए शायद एक पेड़ को लात मारकर और बदलावों की जांच करके। भले ही वह मजबूत हो गया था, एक बड़ा भारी पेड़ इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। वो पेड़ के पास गया, ये सोचते हुए कि उसने अपने जीवन में कभी किसी से लड़ाई नहीं की थी। वास्तव में उसने प्रशिक्षण के लिए कभी पंचिंग बैग को भी नहीं मारा था। गंगून को उम्मीद थी कि इस प्रक्रिया में उसका हाथ या कुछ और नहीं टूटेगा। गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को शांत किया ताकि वह बहुत घबराए नहीं। उसे बस पेड़ को लात मारनी थी, कुछ भी गंभीर नहीं होगा। वो बस उसे हल्की सी लात मारेगा और अपनी ताकत जांचेगा, और उसने ऐसा ही किया। लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि पेड़ बस बीच से टूट गया, लेकिन गिरा नहीं। आसपास के लोग उसकी ओर देखने लगे। ये समझ नहीं पा रहे थे कि गंगहून क्या कर रहा था। ये महसूस करते हुए कि उसने लगभग उस पेड़ को नष्ट कर दिया था, वह चिल्लाते हुए भाग गया। अगर उसने पहले अपने प्रतिद्वंद्वी को मुक्का मारा होता तो परिणाम विनाशकारी होता। गंगहून एक हत्यारा बन सकता था। ये उसे काफी डरा देता। वह मिशनों पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा था क्योंकि दंड बहुत कठोर थे, लेकिन उसे अभी भी ये समझने के लिए समय चाहिए था कि वास्तव में वे खेल क्या था। अगर उसने बिना सोचे समझे काम किया तो वह एक बड़े हादसे में फंस सकता था। जब उसने खेल में अपने आंकड़े देखे तो उसकी ताकत केवल एक अंक से बढ़ी थी। आमतौर पर एक खेल में वह स्थिति स्क्रीन पर विवरण देख सकता था। गंगहून ने देखा कि वहां एक कालकोठरी से संबंधित चीजें भी थीं। वह बटन दबाकर यह जानने के लिए उत्सुक हो गया कि क्या होगा, लेकिन रिका प्रकट हुई, चेतावनी देते हुए कि उसे कालकोठरी में प्रवेश करने से पहले स्तर 5 पर होना चाहिए। उस स्थिति में वह अभी भी उसमें प्रवेश नहीं कर सका, जो अपेक्षित था। इसके साथ उसने खेल में अपने आंकड़े जांचने का निर्णय लिया, जो उसे आश्चर्यचकित कर गया, क्योंकि आंकड़े दशमलव में शुरू हुए थे अगर वर्तमान ताकत 1.1 थी। इसका मतलब था कि उसकी मूल ताकत केवल 0.1 थी। इससे पहले की ताकत में वृद्धि के बारे में बहुत कुछ स्पष्ट हो गया। आखिरकार वह पहले की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक मजबूत हो गया था। जब उसने अब देखा तो उसके आंकड़े काफी खराब थे। उसकी चपलता 0.08 और जीवन शक्ति 0.05 थी। फिर भी गंगहून सोच रहा था कि क्या ये संख्याएं वास्तव में सही थी। वह अन्य आंकड़ों को समझ सकता था, लेकिन उसकी किस्मत 2 अंक कैसे हो सकती थी। आखिरकार वह उस शापित खेल की वजह से इतना कष्ट झेल रहा था। गंगहून को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि असली दुनिया में शामिल होने का असली कारण उसकी साधारण किस्मत से कहीं बड़ा था, लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। वह जल्द ही इस खेल की उत्पत्ति के पीछे की अंतिम सच्चाई का पता लगाएगा। इस बीच टेओंग गुस्से में था जब उसने सुना कि गंगहून ने एक गुंडे को गिरा दिया है, और यह कि उसके बाकी सभी गुर्गे डर के मारे चूहों की तरह भाग गए थे। उन्हें जेब कतरे होने से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वे कितने बेकार थे। लड़कों ने हकलाते हुए कहा कि डेओंग गलत था। गंगहून उम्मीद से ज्यादा ताकतवर था। फिर भी दायों को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले यह 3 के खिलाफ 1 था, और फिर भी वे अपनी अक्षमता के लिए केवल बहाने बना सकते थे। लड़कों ने जोर देकर कहा कि गंगहून की ताकत अमानवीय थी, शब्दों में वर्णन करना मुश्किल था। फिर भी डेओंग ने पूछा कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि यह सब बकवास था। उसने गंगहून को अकेला छोड़ने का इरादा नहीं किया, क्योंकि उसके आदमी लड़ाई में खराब थे। वास्तव में उसने तय किया कि वह खुद उस बच्चे का ख्याल रखेगा। इस बीच नायक कक्षाएं छोड़कर चला गया। वह घर जाना चाहता था, लेकिन लड़ाई के बाद अपना बैग स्कूल में ही छोड़ आया। खैर, जब तक गंगहून के पास यह ताकत थी, कम से कम उसे पीटा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी वह कक्षा में नहीं जाना चाहता था। उसे यकीन था कि वह मुसीबत में पड़ जाएगा, इसलिए उसने तय किया कि वह फिलहाल कक्षाएं छोड़ देगा और अकेले चलेगा। अचानक नायक को एक कॉल आया जिसमें पूछा गया कि वह कहाँ है। दूसरी तरफ का व्यक्ति डायोंग था, जो पूछ रहा था कि क्या वह स्कूल वापस नहीं जा रहा है। वह लड़ाई से कायर की तरह भागता नहीं रह सकता था, खासकर जब उसने किसी और की लड़की के साथ इतनी बेशर्मी से छेड़छाड़ की थी। डायोंग जानता था कि गंगहून हमेशा खेलों में फंसा रहता था, लेकिन यह एक आश्चर्य था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह बेवकूफ इतना ताकतवर हो सकता है कि पलटकर वार कर सके, और उसने सवाल किया कि क्या उसने उसकी लड़की पर इस तरह से हाथ डालने की हिम्मत जुटाने का फैसला किया था। दूसरे लड़कों ने कहा कि डायोंग को रुक जाना चाहिए, क्योंकि गंगहून की ताकत दुनिया से बाहर थी, लेकिन डायोंग ने चिल्लाकर उन्हें चुप रहने को कहा, क्योंकि वे वैसे भी बेकार थे। फिर उसने गंगहून को आदेश दिया कि वह अभी स्कूल की छत पर जाए, और जल्दी करना बेहतर होगा, क्योंकि उसके हाथ में उसका स्कूल बैग था। अगर वो नहीं चाहता कि उसकी कीमती चीजें नष्ट हो जाएं, तो उसे उससे मिलने जाना चाहिए, नहीं तो उसके सभी गेम्स और कंसोल्स नष्ट कर दिए जाएंगे और धूल में बदल जाएंगे। गंगहून चौंक गया, क्योंकि वे उसके गेम्स को बंधक बना रहे थे। डेयोंग ने चेतावनी दी कि अगर वह कक्षा समाप्त होने से पहले वापस नहीं आया तो वह उनसे निपटेगा। इसके अलावा उसे अपने एकमात्र दोस्त ह्यून के बारे में पता होना चाहिए, जो हमेशा धमकियों का सामना करता था। वह उसकी पिटाई करेगा ताकि हर कोई जान सके कि वह उसके हाथों में एक कमजोर व्यक्ति बन गया है। गंगहून ने पूछा कि उन्हें इसमें उसे शामिल करने की क्या जरूरत थी, लेकिन डेयोंग ने जवाब देने से इनकार कर दिया, उसकी निराशा का आनंद लेते हुए। समय बीत गया और छात्र कक्षा में चले गए। डेयोंग भी कक्षा की ओर जा रहा था। उसके सहपाठियों ने टिप्पणी की कि उन्हें अब भी लगता है कि उसे गंगहून के साथ कठिनाई होगी। ऐसे महान ताकत वाले व्यक्ति को गिराने का कोई तरीका नहीं था। वे डरे हुए थे। वे यहाँ तक कि डेयोंग को रोकने का तरीका ढूंढना चाहते थे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। छात्रों को यह देखने में ज्यादा समय नहीं लगा कि गंगहून भी कक्षा में वापस आ गया था, और उसने देर से आने के लिए माफी मांगी। शिक्षक ने बिना कोई सवाल किए उसकी वापसी स्वीकार कर ली।
ह्यून और डायोंग ने नायक को घूरा जब वह आया। गंगहून ने राहत की सांस ली क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने अभी तक ह्यून का पीछा किया था। कम से कम दूसरों ने देखा कि उसने लड़ाई का सामना करने के लिए आने का फैसला किया। समय बीता और कक्षाएं समाप्त हो गईं। डायोंग को गंगहून के पास आने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने पूछा कि क्या उसने लड़ाई करने का फैसला किया है और नायक ने समझाने की कोशिश की। आखिरकार ये सिर्फ एक गलतफहमी थी, लेकिन डायोंग ने उससे चुप रहने को कहा क्योंकि उसने सुना था कि गंगहून ने थोड़ी पहले मिन्सू को एक चाल से गिरा दिया था। फिर भी क्या उसने सोचा कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा ही करता रहेगा? नायक ने समझाने की कोशिश की कि यह सब एक गलतफहमी थी और डायोंग ने उसका मजाक उड़ाया क्योंकि जब भी चीजें गड़बड़ होती थी तो वह हमेशा एक गलतफहमी होती थी। इसके बजाय उसने उसे अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि उन्हें छत पर चीजें सुलझानी चाहिए। कोई चारा न होने पर नायक को छत पर ले जाया गया जहां उसे उससे लड़ना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कई गलतफहमियां थीं, लेकिन डेयोंग शब्दों में अच्छा नहीं था, इसलिए उसे सच में नहीं लगा कि वे चीजों को ठीक कर सकते हैं। उन्हें चीजों को सुलझाना चाहिए, बात करने के बजाय अपनी मुट्ठियों से चीजें करते हैं। दायोंग ने सुना कि गंगू का मुक्का बहुत ताकतवर है और वह इसे कार्रवाई में देखना चाहता था। गंगू ने पूछा कि क्या इससे उसे अच्छा लगेगा और दायोंग ने जवाब दिया कि वह ऐसा ही महसूस करता था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं क्योंकि उसने मिन्सू को हरा दिया है। तब से उसके दो बेवकूफ अनुयायी उससे बहुत डरते थे, इसलिए डेयोंग ने नायक की तकनीकों का खुद अनुभव करना चाहा। उसी क्षण वह लड़ाई के लिए तैयार बैल की तरह उस पर झपटा और गंगू को तुरंत पता चल गया कि वह अभी पलटवार नहीं कर सकता। जब उसने इस पर विचार किया तो वह कुछ गलत कर रहा था। बेहतर होगा कि वह खुद को पिटने दे और डेयोंग संतुष्ट हो जाए। ये उस स्थिति के इनाम के कारण था जो उसे मिला, इसलिए गंगू को कष्ट नहीं होना चाहिए, या ऐसा उसने सोचा, लेकिन पहले मुक्के ने दिखा दिया कि उसे बहुत दर्द होने वाला है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दर्द इतना था कि पीछे हटना पड़ा। उसने सोचा कि कुछ गुंडे दूसरों से अलग होते हैं, सामान्य से अधिक ताकत के साथ। इसमें डेयोंग उलझन में था कि क्या वह किसी भी तरह से पलटवार करने का इरादा नहीं रखता था। आखिरकार वह बिना बदले में कुछ किए बस मार खा रहा था। बाकी लोग गंगू को बारी बारी से मुक्के खाते हुए देख रहे थे, जबकि डेयोंग उसे पलटवार करने की चुनौती दे रहा था क्योंकि अन्यथा उसे तकलीफ झेलनी पड़ेगी। और वह लगभग भूल ही गया था बताना, लेकिन उसने पहले ही अपने बैग में रखे सभी कंसोल तोड़ दिए थे। इससे गैंगू सच में चौंक गया और उसने तुरंत डायोंग को उड़ा दिया। ये एक गुस्से में किया गया मुक्का था और लड़ाई खत्म हो गई। ये दीवार तोड़ने के लिए काफी नुकसान था और ये सब तब हुआ जब दो दूसरे साल के छात्र लड़ रहे थे। लोग हैरान थे क्योंकि ऐसा कुछ स्कूल की छत पर हुआ था। उन्होंने इसे खुद नहीं देखा था, लेकिन कई लोग इस लड़ाई के बारे में बात कर रहे थे। नायक को अपने परिवार को यह बताने में ज्यादा समय नहीं लगा कि उसे स्कूल से निलंबित कर दिया गया है। उसकी बहन ने उसे गुस्से में झकझोरा। ये जानना चाहती थी कि ऐसा कैसे हुआ। वे ये भी नहीं मान सकते थे कि उनका भाई इस तरह की चीज में शामिल हो सकता है। आमतौर पर गंगू इस तरह की चीज में शामिल नहीं होता, लेकिन यही हुआ। यहाँ तक कि उनकी माँ भी हैरान थी क्योंकि गंगू ने लड़ाई कर ली थी। और भी ज्यादा प्रभावित होकर उसकी बहन ने उसे हिलाया जब उसने सुना कि गंगू ने किसी से नहीं बल्कि कई अन्य लोगों से भी लड़ाई की और उसने उससे उसे छोड़ने के लिए कहा। इसी वजह से उनकी माँ को स्कूल बुलाया गया। गंगू को लगभग चक्कर आ गया, लेकिन उसकी बहन बहुत ध्यान दे रही थी क्योंकि उसने देखा कि वह न केवल लंबा हो गया है बल्कि उसने कुछ मांसपेशियां भी बना ली हैं और मजबूत हो गया है। क्या वह हमेशा से ऐसा ही था? उसने सोचा। उसने कभी ध्यान नहीं दिया कि वह कसरत कर रहा था। गंगू ने तय किया कि वह अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करेगा और उससे दूर चला गया। वह थोड़ा थका हुआ था और पहले की लड़ाई के बाद उसका सिर उलझा हुआ था। अचानक उसके सिर पर टॉयलेट पेपर का रोल आकर लगा। ये उसे चिढ़ा गया क्योंकि उसकी बहन का रवैया इन दिनों असहनीय हो गया था। उसने चिल्लाया क्योंकि गैंगू इस बात को नजरअंदाज कर रहा था कि वह उनकी माँ के लिए समस्याएं पैदा कर रही थी। वह लड़ाई के बाद स्कूल गई और उसने खुद को समझाने की भी कोशिश नहीं की। गैंगू को एहसास हुआ कि वह नाराज थी क्योंकि उसने अपनी माँ से माफी मांगने की भी कोशिश नहीं की। उनकी माँ काफी थकी हुई लग रही थी। उन्होंने अपनी बेटी से रुकने के लिए कहा। फिर भी वह केवल ये कह सकता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह शिकायत करते हुए चला गया क्योंकि वे हमेशा उसे परेशान करते रहते थे। उसकी बहन इस तरह की प्रतिक्रिया से कुछ हद तक चौंक गई थी। वह वास्तव में काफी विद्रोही था। इसके अलावा अगर वह उससे बात करना बंद कर देता तो वह उसे कभी समझ नहीं पाती। यहाँ तक कि गैंगू भी परेशान था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ। वह चिढ़ा हुआ था क्योंकि खेल के दबाव ने उसे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। आह भरते हुए नायक थोड़ा आराम करने के लिए लेट गया। गंगू जानता था कि उसे इस वजह से उन पर गुस्सा करने का कोई हक नहीं था। वो समझ गया कि ये सवाल कहां से आ रहे थे। भले ही वे उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन अब उसे खुद भी नहीं पता था कि क्या करना है। अगर वो उन्हें खेल के बारे में बताता तो वे उस पर विश्वास नहीं करते। हाल ही में वो खेल के कारण इतना तनाव में था कि उसे लग रहा था कि वो पागल हो जाएगा। अचानक गंगू को रियल वर्ल्ड मोबाइल से एक नई सूचना मिली। स्क्रीन पर रिका दिखाई दी जो कुछ समय बाद नायक का अभिवादन कर रही थी। उसने अब तक बिना किसी असफलता के सभी दैनिक मिशनों को पूरा करने के लिए उसकी प्रशंसा की। फिर भी गंगू ने जवाब दिया कि कोई भी इतने बुरे दंडों के साथ मिशन कर सकता है। रिका ने कहा कि वह खेल खेलते रहने के लिए दृढ़ संकल्पित लग रहा था और खेल के बारे में अधिक विवरण समझाएगी। वो व्याख्या स्क्रीन पर खेल के नियमों की समीक्षा कर सकता था। रियल वर्ल्ड में सभी खिलाड़ियों को सबसे पहले यह जानना चाहिए था कि वो अपने साथ खेलने के लिए 3 अन्य लोगों को आमंत्रित कर सकता है। गैंगू अचानक चौंक गया, लेकिन रिका ने इसे समझाना जारी रखा। निमंत्रण भेजने वाला व्यक्ति यह चुन सकता है कि भागीदारी स्वीकार करनी है या नहीं। उसके बाद वे रियल वर्ल्ड मोबाइल के खिलाड़ी बन जाएंगे, जो उसे आश्चर्यचकित कर गया। दूसरा महत्वपूर्ण नियम यह था कि उपयोगकर्ताओं की अधिकतम संख्या 100 थी। एक बार जब यह संख्या पूरी हो जाती तो वे और लोगों को आमंत्रित नहीं कर सकते थे। अगर कोई खिलाड़ी छोड़ देता या हटा दिया जाता तो एक नया उपयोगकर्ता जोड़ा जा सकता था। गंगू को एहसास हुआ कि वास्तव में एक सीमा थी जो उस स्क्रीन को समझाती थी जो उसने पहले देखी थी। आखिरकार जब वह शामिल हुआ था तब वह खिलाड़ी 96 था। सहायक ने आगे कहा कि वे हमेशा खिलाड़ियों की संख्या देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि रियल वर्ल्ड मोबाइल केवल इस देश में उपलब्ध था, इसलिए खेल के सभी प्रतिभागी कोरियाई थे और कोई अन्य नहीं होगा। अब अंतिम नियम यह था कि वे खेल से कैसे बाहर निकल सकते थे।
गेंगू इस बारे में जानने के लिए उत्सुक था और रिका ने कहा कि सामान्यतः 1 से 5 दैनिक मिशन किए जाते थे। उसके पास कुल 20 जीवन अंक होंगे और जब वह सभी खो देगा तो खेल समाप्त हो जाएगा। एक मिशन में असफल होने पर एक जीवन अंक खो जाएगा। इसका मतलब था कि उसे बाहर निकलने के लिए कुल मिलाकर लगभग 20 दंड सहने होंगे। खेल का अंत उसके खिलाड़ी जीवन का भी अंत होगा और वह जब चाहे खेल छोड़ भी सकता था। इससे नियमों की व्याख्या अंततः समाप्त हो जाएगी। रीका ने समाप्त किया और अलविदा कहा। गेंगू को एहसास हुआ कि वह जब चाहे खेल छोड़ सकता है, लेकिन फिर रीका ने वहां होने का फायदा उठाते हुए एक नया मिशन देने का फैसला किया। उसे दिन के अंत से पहले स्कूल के मैदान के चारों ओर 10 चक्कर लगाने थे। मिशन पूरा करने पर उसके खाते में कुल $76 जुड़ जाएंगे। अगर वह असफल होता तो उसका एक सबसे बड़ा खजाना नष्ट हो जाता। गंगू इससे चिढ़ गया क्योंकि रिका ने यह कहा और बिना कुछ कहे चली गई। नायक अभी भी यह सोच रहा था कि वह जब चाहे खेल छोड़ सकता है, फिर भी उसे बाहर जाने का फैसला किया। मिशन की आवश्यकता के अनुसार बाहर निकलें और चलाएं। वह इतनी जल्दी छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। उसे किसी भी कीमत पर खेल खत्म करना था। आमतौर पर उसका अपना नियम था कि वह कोई भी खेल जो उसने शुरू किया हो उसे खत्म करे, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। गंगू जानना चाहता था कि वह कैसे खत्म करेगा, जैसे कि वह उस बेवकूफ खेल को खत्म कर सकता है या इस तरह की चीज से हार सकता है। अच्छी चीजें भी होंगी। वह लंबा और मजबूत हो गया। धीरे धीरे गंगू ने खुद पर अधिक आत्मविश्वास हासिल करना शुरू कर दिया। जब नायक दौड़ रहा था, डेयोंग और उसका दोस्त देख रहे थे। वह कमबख्त ओटाकू आखिरकार हारने वाला नहीं था। वह बेवकूफ की तरह दौड़ता रहा। गुंडे हैरान थे क्योंकि गंगू इस तरह से प्रशिक्षण ले रहा था और वे सोच रहे थे कि क्या वह हर दिन ये चीजें करता रहता है। 5 दिन बीत चुके थे जब से उसे स्कूल से निलंबित किया गया था। उसे सच में अजीब लग रहा था कि जब वो वहां नहीं था तो स्कूल नहीं जाना, लेकिन कम से कम गेंगू तब से अपनी दैनिक मिशन को पूरा करने में सफल रहा और इसमें कुछ व्यायाम करना शामिल था जो आवश्यकताओं के अनुसार थे। इससे उसे मिशन से कुछ इनाम और स्तर प्राप्त करने की अनुमति मिली। नायक हर बार स्तर बढ़ने पर एक स्थिति बिंदु प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसने उन्हें बचा लिया क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह एक अच्छा विकल्प होगा। कुल मिलाकर नायक ने 3 बिंदु बचाए और फिर इससे पहले कि वह जान पाता, गंगू को स्तर 5 तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा और रिका ने जश्न मनाया। अब जब वह स्तर 5 पर पहुंच गया तो वह स्वतंत्र रूप से कालकोठरी जा सकता था। उसे याद आया कि उसने पहले कालकोठरी बटन देखा था लेकिन उसे छू नहीं सकता था। अब जब गंगू ने इसके बारे में सोचा तो वह पहले प्रवेश नहीं कर सका था। यह उसके स्तर की सीमा के कारण था, लेकिन अब यह उपयोग के लिए अनलॉक हो गया था। उसने सोचा कि वह कालकोठरी के अंदर वास्तव में क्या पा सकता है। आमतौर पर एक कालकोठरी को साफ करने के लिए बहुत सारे इनाम मिलते थे। कम से कम सामान्य आरपीजी खेलों में ऐसा ही होता था। गंगू ने सोचा कि क्या उसे इसे आजमाना चाहिए। यह निश्चित रूप से दिलचस्प हो सकता है। शायद वह असली जीवन में उपयोग के लिए और भी बेहतर इनाम प्राप्त कर सकता था, लेकिन वह एक पल के लिए रुका। ये एक खेल था जिसे वो अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। ये कालकोठरी में प्रवेश करने के लिए और भी पागल दंड के साथ नहीं हो सकता था, खासकर जब तक कि उसने अब तक देखे गए दंडों पर विचार किया। अगर वह कालकोठरी में मर गया तो वह असल जिंदगी में भी सचमुच मर सकता था। ये सोचकर गेंगू ने फैसला किया कि वह प्रवेश नहीं करेगा। उसके पास ऐसा जोखिम लेने का कोई कारण नहीं था। इसके बावजूद वह वास्तव में ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि कालकोठरी क्या थी। वह इतना उत्सुक था कि वह सो भी नहीं सका। अचानक इसे अनलॉक कर दिया। वह परीक्षा लेना चाहता था और देखना चाहता था कि वह कितनी दूर जा सकता है। गेंगू ने यह देखने के लिए क्लिक किया कि डंगोनन कैसा था, कम से कम थोड़ी देर के लिए। वह एक नजर डालकर छोड़ देगा, इसलिए उसने डंगोनन पर क्लिक करने का फैसला किया। उसका वर्तमान स्तर 5 था और उसे एक संबंधित डंगोनन में टेलीपोर्ट किया जाएगा। किसी भी स्थिति में अगर यह बहुत खतरनाक लगता तो वह तुरंत बाहर निकल सकता था। डर से कांपते हुए गेंगू ने विकल्प पर क्लिक किया और तुरंत डंगोनन में प्रवेश करने का फैसला किया। स्क्रीन पर एक तेज रोशनी दिखाई दी जिससे नायक को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने उन्हें खोला तो गंगू अचानक कहीं बीच में था और अपने कमरे से गायब हो गया था। उसने सोचा कि वह कहां आ गया है और क्या यह जगह वास्तव में कालकोठरी है। अब उसे पता चल गया था कि वह वास्तव में इसके अंदर टेलीपोर्ट हो गया था। यह सचमुच पागलपन था। गंगू जानना चाहता था कि घर कैसे पहुंचा जाए, तभी अचानक उसके सामने एक बदलाव हुआ। एक स्क्रीन दिखाई दी जो उसे सूचित कर रही थी कि वह 10 बड़े भूरे भालुओं का शिकार 10 घंटे के भीतर कर सकता है। मिशन विफल हो जाएगा यदि समय सीमा समाप्त हो गई या खिलाड़ी मर गया। आखिरकार नायक के पास इसे पूरा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अचानक उसके पीछे कुछ फटा जिससे उसे चिंता हुई कि यह भूकंप हो सकता है, लेकिन जब उसने देखा तो वह भूरे भालू थे जो उससे लड़ने के लिए आ रहे थे। गेंगू चौंक गया क्योंकि ये असली भालू थे। ये खेल से अलग था। उसे एहसास हुआ कि उसे उन विशाल खतरनाक जीवों में से 10 का शिकार करना होगा, लेकिन उसे अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्हें संभालने में सक्षम होना चाहिए। भालू तुरंत उस पर झपटा और गेंगू हिचकिचाया, एक बार खाकर उड़ गया। वह सच में दर्द हुआ। उसने सोचा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना मजबूत है। आखिरकार एक भालू हमेशा मानव शक्ति से थोड़ा अधिक शक्तिशाली होता है। यह निश्चित था कि अगर उसकी शक्ति 1 अंक से नहीं बढ़ी होती तो वह अब तक मर चुका होता। अब जब उसने इस पर विचार किया तो उसके पास अभी भी वे 4 अंक थे जो उसने बचाए थे। ये तय करने का सबसे अच्छा अवसर था कि उन्हें कैसे उपयोग किया जाए। पहले के हमले के बाद उसका शरीर अभी भी हिलने में कठिनाई महसूस कर रहा था। भालू अभी भी नायक पर क्रोधित होकर हमला कर रहे थे। चूंकि गंगू अब लगभग जीवन से बाहर था, उसे जीतने के लिए प्रयास करना पड़ा। 1 अंक चपलता में और बाकी 2 ताकत में। यही उसने करने का निर्णय लिया। थोड़े से अंतर से वह अपने रास्ते आने वाले पूरे हमले से खुद को बचाने में सफल रहा। ये उसकी सुविधा के लिए बहुत करीब था, लेकिन कम से कम नायक जीवित रहने में सफल रहा। अब उसने अपने आंकड़े समायोजित कर लिए थे इससे पहले कि यह बहुत खतरनाक हो जाता। भालू उसकी जान लेने के लिए तैयार था, सिर्फ एक चाल में। लेकिन अब स्थिति अलग थी। अब वह पलटवार कर सकता था। भले ही उसे ऐसा करने के लिए पागलपन महसूस हो रहा था। वह सिर्फ ताकत में 1 और अंक से शक्तिशाली बन गया। अब जब उसने 2 और लगाए तो यह संभव होना चाहिए। गेंगू जल्द ही चौंक गया जब उसे एहसास हुआ कि उसकी हरकतें भी काफी हल्की थीं। जब वह कूदता तो वह लगभग उड़ सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अपनी ताकत का बिंदु बढ़ा दिया था। माफी मांगते हुए उसने भालू को ऐसे उड़ा दिया जैसे वह कागज का बना हो।
वे उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इस समय उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन अभी भी एक और भालू उसकी ओर गुस्से में दौड़ रहा था। उसे अभी भी उनमें से 9 और को हराना था और केवल एक को ही गिराया गया था। इस प्रकार उसके और भालुओं के बीच नई लड़ाई शुरू हुई। मार खाकर फिर वापस मारना, इससे वह उड़ने लगा। अपने आंकड़े बढ़ाने के बाद भी हमला होने पर दर्द होता था। गंगू को यह सुनिश्चित करना था कि उन्हें गिराते समय वह अपनी सतर्कता कम न करे। सभी को एक साथ लेना मुश्किल होगा, इसलिए उसे जीतने का तरीका खोजना था। दृढ़ निश्चय के साथ वह भालुओं को अपने पीछे लाने के लिए इलाके में दौड़ा। जैसा कि उम्मीद थी, उनके शरीर और गति एक दूसरे से अलग थे। उनकी गति में अंतर था और इसी कारण वे अलग होने लगे थे। इस प्रकार गंगू ने दूसरे भालू को एक किक से उड़ा दिया। तीसरे, चौथे और पांचवें को भी थोड़ी देर बाद गिरा दिया गया। जब यह समाप्त हुआ तो सभी 10 भालू पराजित हो चुके थे, जिससे वह काफी थक गया था। उसने अपने जीवन में पहले कभी इतना नहीं हिला था, यह पहली बार था। वह गंभीरता से सोच रहा था कि वह इसके बीच में मर जाएगा, लेकिन कम से कम वह जीवित रहने में सफल रहा। मिशन सफल रहा और अब खेल भी। और पूछा कि क्या वह असली दुनिया में लौटना चाहता है। वह स्पष्ट रूप से जल्दी घर जाना चाहता था, इसलिए उसने सहमति बटन दबा दिया। गैंगू को अपने कमरे में लौटने में ज्यादा समय नहीं लगा, जो वास्तव में एक राहत थी। जो उसे सच में आश्चर्यचकित कर गया वह यह था कि भालुओं का दर्द कम हो गया। जब उसने अपना मोबाइल फोन उठाया तो रिका ने उसे बधाई दी, क्योंकि उसने काल कोठरी की सफाई पूरी कर ली थी। अब वह दिन में एक बार काल कोठरी में प्रवेश कर सकता था और नई पुरस्कार प्राप्त कर सकता था। दिन का पुरस्कार स्तर में वृद्धि के साथ साथ एक लकड़ी की छड़ी प्राप्त करना था। रिका ने कहा कि डंगोरन साफ करने के बाद उसे अपने हथियारों के सेट को अपग्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा। यह आइटम असल जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, केवल डंगोनन के अंदर ही। फिर उसने नायक से अलविदा कहा ताकि वह बाद में आकर दूसरी मिशन के बारे में बात कर सके। गंगू ने एक लंबी सांस ली, फिर देखा कि उसके फोन स्क्रीन पर एक नया मिशन दिखाई दिया था। अब उसे नए सहयोगी बनाने थे और रियल वर्ल्ड मोबाइल के अन्य खिलाड़ियों को खोजना था। गैंगू के लिए यह जटिल था, क्योंकि उसके असल जीवन में भी दोस्त नहीं थे। इस खेल को खेलने वाले दोस्त बनाना असंभव होगा। वो पहली बार इस मिशन को छोड़ने और इसे एक तरफ रखने के लिए तैयार था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जाहिर तौर पर इसे न करने के लिए कोई सीधी सजा नहीं होगी। हालांकि वह सहयोगी बनाने के परिणाम स्वरूप अनुभव प्राप्त कर सकता था। रात के खाने के दौरान उसके परिवार को गांगू को उसके विचारों से जगाने के लिए बार बार पुकारना पड़ा। वे जानना चाहते थे कि उसकी समस्या क्या थी, क्योंकि वह इतना विचलित था और अपनी माँ को नजरअंदाज कर रहा था। वह आश्चर्यचकित हो गया और उसकी माँ ने कहा कि वह बस ये सोच रही थी कि क्या वह स्कूल वापस जाएगा। आखिरकार उसका निलंबन अगले दिन समाप्त हो जाएगा और गंगू को ये याद भी नहीं था। वह थोड़ा हंसा। तैयार करने के लिए कुछ नहीं था, वह बस स्कूल वापस चला जाएगा। और उसकी माँ ने एक लंबी सांस ली। यह उसके लिए एक झटका था, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा। हाल ही में गैंगू अपने मिशन पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि वह स्कूल के बारे में भूल गया था, लेकिन उसे यकीन था कि उसे फिर से धमकियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि यह कुछ हद तक डरावना था। अचानक उसे सूचनाएं मिली कि एक नया मिशन इंतजार कर रहा था। हमेशा की तरह सूचनाओं का समय बहुत खराब था। गंगू ने आह भरी, सोचते हुए कि इस बार मिशन क्या था। इसके साथ ही उसने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया, जिससे उसके परिवार को झटका लगा। फिर उसने बर्तन वहीं छोड़ दिए और भोजन के लिए धन्यवाद देकर जल्दी से निकल गया। उसकी बहन ने शिकायत की, क्योंकि वह बहुत असभ्य था और बहुत तेजी से खा रहा था। फिर भी उसकी माँ ने इशारा किया कि गैंगू बिना चिंता किए चला जाए। बहन ने शिकायत की, क्योंकि वह हमेशा अपने बेटे को बिगाड़ती रहती थी, बजाय इसके कि वह पूछे कि वह अजीब तरह से क्यों व्यवहार कर रहा है। वह हमेशा अपने मोबाइल फोन के साथ घूमता रहता था और उसे देखने के बाद गायब हो जाता था। दूसरी बहन ने सुझाव दिया कि यह कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, जिससे वे चौंक गए। कोई रास्ता नहीं था, लेकिन बहन को विश्वास था कि यह एक स्पष्ट बात होनी चाहिए। ये केवल एक गर्लफ्रेंड हो सकती थी जो इस समय उसके कॉल का इंतजार कर रही थी। वर्तमान में उसकी माँ भी यही सोच रही थी, जो आश्चर्यजनक था। उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वह चोरी छिपे सुने, लेकिन उसने देखा कि गंगू अपने कमरे में खुद से बात कर रहा था। उसने देखा कि यह एक महिला की आवाज थी और तब से उसने यह अनुमान लगाया कि यह एक गर्लफ्रेंड थी। इससे वो आश्चर्यचकित हुई, लेकिन यह अपेक्षित था, क्योंकि उसका बेटा बड़ा हो रहा था। आमतौर पर गांगू एक अकेला व्यक्ति था जो हमेशा अकेला लगता था। किसी तरह चमत्कारिक रूप से उसे एक गर्लफ्रेंड मिल गई, इसलिए उसकी माँ खुश थी। यहाँ तक कि उसकी शिकायत करने वाली बहन भी शांत हो गई। आखिरकार वह किसी पर निर्भर था। आखिरकार वह जीवन में बड़ा हो रहा था। अब वो उसके फोन पर समय बिताने को समझ सकती थी। माँ ने सहमति जताई कि उन्हें सभी को उसके प्रति अधिक समझदार और धैर्यवान होना चाहिए। इसी बीच गंगू अपने कमरे में गया, यह देखने के लिए कि रिका द्वारा दिया गया नया मिशन क्या था। समय बीत गया और नायक का निलंबन समाप्त हो गया, जिससे उसे स्कूल लौटने की अनुमति मिल गई। हालांकि जब वो वापस आया तो माहौल सामान्य से काफी अलग लग रहा था। आए बढ़ते हुए उसने देखा कि लोग उसके बारे में बड़बड़ा रहे थे और डर के मारे दूर जा रहे थे। ये सब कुछ दायों के साथ जो हुआ था उसके कारण था और अन्य बदमाश उससे भाग रहे थे। वे नायक को देखकर डर के मारे बेतहाशा भाग गए। फिर भी गंगू के पास शुरू से ही दोस्त नहीं थे। अब उसे एक कारण से टाला जा रहा था। उसके शिक्षक भी उतने ही हैरान थे। आखिरकार वह हमेशा इतना शांत रहता था, हमेशा कोने में बैठकर खेलता रहता था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी सहपाठी को अस्पताल में छोड़ देगा। गैंगू ने अपनी शिक्षिका से माफी मांगी, क्योंकि उसने इतनी समस्याएं पैदा कर दी थी। लेकिन स्कूल में किसी छात्र को निलंबित हुए वर्षों हो गए थे। वह आशा करती थी कि उसने किसी और के लिए और समस्याएं नहीं पैदा की हों। अगली बार शिक्षिका को उम्मीद थी कि वह कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे निलंबन हो, और वह उनसे सहमत था। वह बस एक शांत और शांतिपूर्ण जीवन चाहता था। बिना किसी घटना के अपनी स्नातक तक ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कम से कम चिंता करने की जरूरत होगी। छात्र परिषद ने भी उस घटना को गंभीरता से लिया। उन्होंने सोचा कि शायद अध्यक्ष भी गंगू से बात करने के लिए कुछ समय चाहते थे। उसे जल्द से जल्द छात्र परिषद कक्ष में जाना चाहिए। नायक ने अंत में एक लंबी सांस ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सब आवश्यक होगा। हालांकि रास्ते में वह डेयोंग से टकरा गया। उसे देखकर वह चौंक गया, लेकिन डेयोंग ने बस पूछा कि सब कुछ कैसा चल रहा है। वह कभी नहीं सोच सकता था कि वह उसके जैसे ओटाकू से हार जाएगा। वास्तव में उसने अपने जीवन में कभी भी लड़ाई नहीं हारी थी, न ही वरिष्ठों के खिलाफ और न ही अन्य स्कूलों के लड़कों के खिलाफ।
गैंगू ने नर्वस होकर हंसते हुए जानना चाहा कि क्या उसने कम से कम उसके बाद सुधार किया था। सच्चाई ये थी कि डेयोंग ने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने दोस्तों के सामने अपमानित होगा। वह इतना गुस्से में था कि उसने गैंगू के चेहरे पर भी लात मारी, लेकिन वह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। ये देखकर डेयोंग चौंक गया, जो ये नहीं समझ सका कि वह किस तरह का व्यक्ति था। गैंगू ने फिर से नर्वस होकर हंसी की, ये दिखाने की कोशिश करते हुए कि उसे पता नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। लेकिन डेयोंग उसकी बेशर्म दिखावे की शैली पर अविश्वास में था। जाहिर है, एक सामान्य व्यक्ति कभी भी चेहरे पर लात खाकर खड़ा नहीं रह सकता। अभी भी नाटक करते हुए नायक ने कहा कि उसे छात्र परिषद में जाना है और माफी मांगते हुए वह वहां से चला गया, उसे पीछे छोड़ते हुए। डेयोंग गुस्से में था। उसे लगा कि उससे छुटकारा पाने का कोई मौका नहीं है जब तक कि स्नातक न हो जाए। छात्र परिषद कक्ष की ओर जाते हुए अध्यक्ष उसका इंतजार कर रही थी। वह यून की किम, छात्र परिषद की अध्यक्ष और रियल वर्ल्ड मोबाइल की एक खिलाड़ी, वह गंगू के आने का इंतजार कर रही थी ताकि वे बात कर सकें। कुछ देर दौड़ने के बाद गंगू ने देखा कि क्या उसका पीछा करना बंद हो गया है। जब उसने इसके बारे में सोचा तो रियल वर्ल्ड मोबाइल वास्तव में एक अद्भुत खेल था। स्तर बढ़ाने और अंक प्राप्त करने के बाद वो लगभग एक महाशक्तिशाली व्यक्ति बन गया था। फिर उसे याद आया कि इस बार उसे छात्र परिषद कक्ष की ओर जाना चाहिए। इस बीच बदमाश वे गंगू के बारे में बात करते हुए चल रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वह इतनी जल्दी स्कूल लौटने का इरादा रखता है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उसके जैसा बच्चा इस तरह से लड़ने में सक्षम है। वे उम्मीद कर रहे थे कि गंगू बदला लेने या कुछ ऐसा करने नहीं आएगा। अगर वह उनके द्वारा मारे गए तो शायद वे मर ही जाते। इससे दोनों ने तय किया कि उन्हें स्नातक तक चुप रहना होगा। उनकी जिंदगी हमेशा कठिन रही थी। वे बस उसी अजीब व्यक्ति की कक्षा में आ गए थे, ये सोचते हुए भी कि वह एक हारा हुआ व्यक्ति था जिसे वे नजरअंदाज कर सकते थे। यही परिणाम था, या यूं कहें कि वह पूरी तरह से हारा हुआ नहीं था, क्योंकि उसके पास अभी भी वह दोस्त था। दूसरा हारा हुआ बच्चा ह्यून जून था, जो हमेशा उसके साथ था। गुंडे अपनी निराशा निकालना चाहते थे और उसके ऊपर करने के बारे में सोच रहे थे। वे गैंगमू को नहीं गिरा सकते थे, लेकिन वे ह्यून के साथ ऐसा कर सकते थे। दोनों ह्यून के पास गए और तुरंत उसकी गर्दन के पीछे थप्पड़ मारा। उसने बस उन गुंडों को उस नजर से देखा जो कह रही थी कि वे मूर्ख हैं, जिससे वे चिढ़ गए। ह्यून अब बहादुरी दिखा रहा था क्योंकि उसका दोस्त स्कूल वापस आ गया था। लेकिन उनकी आश्चर्य की बात यह थी कि ह्यून ने अगला मुक्का चकमा दे दिया। ये इतना चौंकाने वाला था कि अचानक वह इस तरह से व्यवहार करने में सक्षम था। दूसरा हंसने लगा क्योंकि वह ऐसे बेवकूफ को नहीं मार सका और ये उसे बुरा दिखाने लगा था। ह्यून ने कहा कि अब बहुत हो गया। वह अब अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। गुस्से में बदमाश चिल्लाया क्योंकि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था। ये सब इसलिए था क्योंकि गैंगमू वापस आ गया था, या शायद वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि उसने मुक्का बचा लिया। अचानक ह्यून खड़ा हो गया और गुंडे से आने वाले नए मुक्के को पकड़ लिया। यहाँ तक कि दूसरा गुंडा भी उस पर हमला करने आया और उसने उसे भी आसानी से उड़ा दिया। ह्यून ने छात्रों के सामने उन दोनों को पूरी तरह हरा दिया। वे ये भी नहीं मान सकते थे कि क्या हुआ, लेकिन ह्यून अचानक से मजबूत हो गया था। सच्चाई ये थी कि वह भी कुछ समय बाद एक खिलाड़ी बन गया था। इस बीच गंगमू आखिरकार छात्र परिषद कक्ष में पहुंच गया। वास्तव में वह कभी वहां नहीं गया था और शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह स्नातक तक वहां जाएगा। गैंगमू घबराया हुआ था और साहस जुटाने के लिए गहरी सांस ली और अच्छे से कमरे में प्रवेश करने के लिए तैयार हुआ। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर के व्यक्ति ने कहा कि वह अंदर आ सकता है। वह अंदर आया, अनुमति मांगते हुए और देर से आने के लिए माफी मांगते हुए। किम ने नायक को देखकर मुस्कुराई। वह कुछ समय से उसके आने का इंतजार कर रही थी। तुरंत ही गंगमू ने पहले की घटना के लिए माफी मांगी। वह सुनिश्चित करेगा कि अपनी स्नातक तक और कोई समस्या न हो। वह हैरान थी क्योंकि उसने उसे वहां इस बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया था। वह सिर्फ एक बात की पुष्टि करना चाहती थी और किम ने पूछा कि क्या वह रियल वर्ल्ड मोबाइल का खिलाड़ी है। ये सुनकर वह चौंक गया और गंगमू ने पूछा कि वह किस बारे में बात करने की कोशिश कर रही है। लेकिन किम ने जवाब दिया कि उसे इस तरह की चीजों के बारे में अच्छी समझ है। वह तुरंत बता सकती थी जब उसने किसी को देखा जो खिलाड़ी जैसा दिखता था। रियल वर्ल्ड मोबाइल ही एकमात्र स्पष्टीकरण था उसके पास अब जो ताकत थी उसके लिए। गंगमू हकलाते हुए बोला कि उसे नहीं पता वह किस बारे में बात कर रही है, जिससे वह हंस पड़ी। आखिरकार ऐसा लग रहा था कि वह छिपने की कोशिश कर रहा था। इस समय ऐसा करने का कोई मतलब नहीं था। किम ने गंगमू को दीवार के खिलाफ काफी डरावने तरीके से धक्का दिया। जब वह उसे बता रही थी कि वह भी एक खिलाड़ी है, उसने खुद को बचाने के लिए एक तरफ फेंक दिया। ये चौंकाने वाला था कि एक लड़की के पास इतनी ताकत हो सकती है। वो मजे कर रही थी और किम भी उतनी ही हैरान थी क्योंकि उसने स्कूल में किसी और खिलाड़ी को देखने की उम्मीद नहीं की थी। गंगमू ने भी नहीं सोचा था कि उसे उसके जैसी कोई मिलेगी, खासकर कोई उतनी ही ताकतवर। अब जब उसे यह याद आया, उसके पास सहयोगी बनाने का मिशन था। जब वह रुका तो नायक ने ध्यान दिया और मिशन की जांच करने के लिए अपना फोन निकाला। हालांकि जब उसने अचानक देखा तो किसी कारणवश ये पूरा दिखाया गया। हालांकि उसने पहले कभी किसी दोस्त को नहीं जोड़ा था। गंगमू ने सोचा कि क्या हुआ था। किम ने उससे पूछा कि क्या हुआ। आखिरकार वह अपनी बात के बीच में ही रुक गया था। वह खुद नहीं कह सकता था कि क्या हुआ था जब तक उसने नहीं देखा कि ह्यून उसकी दोस्त सूची में था। फिर रिका प्रकट हुई, उसे मिशन पूरा करने के लिए बधाई दी। जैसा वादा किया गया था, एक बड़ी मात्रा में अनुभव इनाम के रूप में दिया गया। इस प्रकार उसने स्तर बढ़ाया और स्तर 8 तक पहुंच गया, जो उसे आश्चर्यचकित कर गया। किम ने पूछा कि वह ऐसा क्या कर रहा था जिससे वह इतना विचलित हो गया। वह एक मित्र अनुरोध सूचना प्राप्त करना चाहती थी और गंगमू ने पूछा कि वह उसे मित्र के रूप में कैसे जोड़ सकता है। इस पर किम ने समझाया कि यह एसएमएस की तरह ही होगा। अगर कोई उसके संपर्कों में था तो वास्तविक दुनिया उन्हें स्वचालित रूप से खेल में मित्र के रूप में जोड़ देगी। उसने अपना फोन राष्ट्रपति को दे दिया ताकि वह खुद कर सके। गैंगमू सोच रहा था कि उसका दोस्त ह्यून कब खिलाड़ी बन गया, यहाँ तक कि जब वह दूसरा गेम स्टोर बंद हो गया था। यह वास्तव में अजीब था। हालांकि गैंगमू ने देखा कि किम उससे दूर चली गई और अचानक खिड़की खोली। उसने बस उसका फोन बाहर फेंक दिया, जिससे वह हैरान रह गया। नायक चौंक गया। उसने पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। अब अगर उसका फोन टूट गया तो वह अपनी मिशनें भी नहीं देख सकता था। दंड की तो बात ही छोड़ो। या ऐसा ही किम ने उसे विश्वास दिलाया क्योंकि उसने वास्तव में फोन नहीं फेंका था। गंगमू नाराज हो गया क्योंकि यह मजाकिया नहीं था, इस तरह उसके दिल के साथ खेलना। उसने फोन नायक को वापस कर दिया, ये कहते हुए कि वह सिर्फ मजाक करना चाहती थी।
आखिरकार बिना 2 बार सोचे अपना फोन किसी और खिलाड़ी को देना बहुत मूर्खता थी। अगर कोई दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति उसका फोन तोड़ देता या ऐसा कुछ करता तो उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता, उसे दंड का सामना करना पड़ता। और गैंगमू को एहसास हुआ कि वो वास्तव में गलत था। किम ने उसे चेतावनी दी कि अगर वह किसी और खिलाड़ी से मिले तो अधिक सावधान रहे। कई लोग उसे प्रतियोगिता का हिस्सा मानते। गैंगमू ने पूछा कि उसने उसका फोन तोड़ने के बजाय वापस क्यों किया। उसने कहा कि अन्य खिलाड़ी इसे एक प्रतियोगिता मानेंगे, लेकिन फिर भी किम ने अच्छा बनकर उसे इसके बारे में चेतावनी देने का फैसला किया। ये सुनकर वह हंस पड़ी, क्योंकि उससे मिलने के बाद उसे लगा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। गंगमू कुछ हद तक हैरान था, क्योंकि ये किसी तरह की तारीफ या कुछ और जैसा लग रहा था। उससे बात करने के बाद ऐसा नहीं लगा कि गंगमू ने बदमाशों का सामना दिखावा करने के लिए किया था। वो कम से कम इस बात से राहत महसूस कर रहा था कि वो उसके कारणों को समझ रही थी। किसी भी स्थिति में उसने तय किया कि अब जब वे मिल चुके हैं तो वह जा सकता है। वह सिर्फ ये देखना चाहती थी कि गंगमू किस तरह का व्यक्ति है, और उसने अपना नंबर उसके फोन में डाल दिया। जब वह अध्यक्ष के कार्यालय से बाहर निकला तो नायक ने एक आह भरी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी किसी और खिलाड़ी से मिलेगा, और यह कि इतने सारे लोगों में से छात्र परिषद अध्यक्ष एक खिलाड़ी होगा। लेकिन इसके अलावा गंगमू खुश था, क्योंकि वह किसी से खेल के बारे में बात कर सकता था। अब जब उसने सोचा तो उसके संपर्कों में ह्यून भी था। यह गलती नहीं हो सकती थी। अब गैंगू अपने दोस्त से मिलना चाहता था और पूछा। अचानक उसने खिड़की के बाहर कुछ होता देख रहे लोगों की चीखें सुनी। जब वह देखने गया तो गैंगू ने देखा कि ह्यून 2 बदमाशों को पीट रहा था। बदमाश ह्यून पर हमला कर रहे थे, जो उन्हें आसानी से गिरा रहा था। वे सभी काफी डरे हुए लग रहे थे। वह एक राक्षस की तरह लग रहा था, जो उन्हें एक के बाद एक गिरा रहा था। सभी गुंडों को खुद संभालने के बाद वे सोचने लगे कि क्या हो रहा था। ह्यून इंसान नहीं था, उसके मुक्कों में इतनी ताकत थी। उसने जवाब दिया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे हारा हुआ, ओटाकू और अकेला कहा जाता था। ऐसा लग रहा था कि दूसरों को कम आंकने का दोष उन्हीं पर था। वे वही लोग होने चाहिए जो हमेशा उसे धक्का देते और दबाव डालते थे। अब एक हारे हुए ओटाकू से पिटना अच्छा लग रहा होगा। गुंडे रोने की हद तक पीड़ित हो रहे थे और बाकी लोग बस हैरानी से देख रहे थे। गैंगू ये देख रहा था और छात्रों को सुन रहा था, जो उसे रुकने के लिए कह रहे थे। उसे नहीं पता था कि ह्यून किस स्तर पर था या उसके सितारे अब क्या थे, लेकिन नायक ने केवल स्तर 1 पर 1 पेड़ को खुद ही चिह्नित किया था। वास्तविक दुनिया का एक खिलाड़ी अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक सामान्य व्यक्ति को मार सकता है, लेकिन ह्यून को इसकी परवाह नहीं थी। बस गुंडों पर दबाव डालते हुए बार बार पूछते रहे कि क्या उन्हें इसमें मजा आ रहा है। गुंडे रोते और शिकायत करते रहे, उस पर बहुत गालियां देते हुए, सिर्फ इसलिए कि वह सामान्य से थोड़ा अधिक मजबूत हो गया था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वे इस सब के बाद उसकी माँ के पीछे जा सकते हैं, जिससे ह्यून और भी गुस्से में आ गया और उन्हें पहले से भी ज्यादा जोर से मारा। अचानक जो इसे रोकने के लिए कूदा वह गंगू था। वह जानना चाहता था कि उसका दोस्त क्या कर रहा था, क्योंकि वह वास्तव में उसे इस तरह मार सकता था। अन्य छात्र अभी भी कुछ हद तक सदमे में थे, क्योंकि वह ऊपरी मंजिल से कूद गया था। उनके चारों ओर सभी अन्य छात्र इस दृश्य को देख रहे थे, कुछ हद तक आश्चर्यचकित। यहाँ तक कि ह्यून ये जानना चाहता था कि क्या नायक वास्तव में ऊपर से कूदा था। गंगू ने जवाब दिया कि वे इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं, अभी कुछ और महत्वपूर्ण था। आखिरकार वो स्पष्ट रूप से इस तरह से व्यवहार करके उस अपराधी को मारने की कोशिश कर रहा था। उसे पता होना चाहिए कि ऐसे लोगों को मारने से वे सिर्फ कुछ खरोंचों के साथ नहीं बचेंगे। ह्यून ने पूछा कि क्या गैंगू सच में उस कचरे की रक्षा करना चाहता था। आखिरकार गैंगू ने ही उनमें से एक को अस्पताल भेजा था, और नायक हंसा, क्योंकि वह वास्तव में ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। फिर भी ह्यून ने सोचा कि अगर गंगू बदमाशों से बदला लेने में सफल हो गया तो उसे भी ऐसा करने का अधिकार होगा और बदला लेगा। यह हास्यास्पद था। ये न कहें कि गंगू को केवल एक दिन के लिए धमकी दी गई थी, जबकि ह्यून को अपने पूरे जीवन में धमकाया गया और दूसरों के सामने अपमानित किया गया। इसने गंगू को समझाने पर मजबूर किया कि उसने वास्तव में कभी अपनी इच्छा से ऐसा नहीं किया। वह बस अपनी शक्तियों को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाया और यह नहीं समझ पाया कि यह कितना डरावना था। वैसे भी ह्यून ने उसे रास्ते से हटने को कहा, क्योंकि वह परेशानी पैदा कर रहा था। वह बदला लेना चाहता था, लेकिन अब उन शब्दों से चिढ़ने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। गंगू अभी भी चाहता था कि वह रुक जाए, क्योंकि वह कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा था। उसे पता होना चाहिए कि उसने उन लोगों के हाथों कितनी तकलीफ झेली है, इसलिए वह उसे मिली इस मौके का उपयोग करके उन सभी को अपने हाथों से मार देगा। वह बिना किसी और चीज की परवाह किए या परिणामों की चिंता किए सभी को लात मार रहा था। गंगू को हस्तक्षेप करने और उस अपराधी को बचाने के लिए सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगा। ह्यून ने पूछा कि वह बेवकूफ बीच में आकर क्या कर रहा था, और वह अपने दोस्त से शांत होने और कम से कम उसकी बात सुनने के लिए कहता रहा। अगर उसने इस आदमी की जान ले ली तो उसके पास पहले से ज्यादा समस्याएं होंगी। यह ह्यून को परेशान कर रहा था, क्योंकि गंगू कभी भी उस दर्द को नहीं समझेगा जो उसने उनके हाथों झेला था। यहाँ तक कि गैंगू भी बस बैठा देखता रहा, जबकि उसने उसे हर दिन पिटते हुए देखा। बदला लेना उसका हक था। भले ही गैंगू खुद को दोस्त कहता था, उसने कभी उसकी मदद नहीं की। यही कारण था कि उसने उसे सच्चा पाखंडी समझा और तुरंत उसे दूर धकेल दिया। नायक उसके बाद भी उठ खड़ा हुआ, जबकि ह्यून उस बदमाश को मारना चाहता था। उनके बेहोश हो जाने के बाद भी वह उन्हें अंत तक पीटते रहना चाहता था। उन्हें अपने पापों पर विचार करना चाहिए और परलोक में अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। गंगू ने अपने दोस्त पर हमला किया, उसे मारने की कोशिश की, लेकिन ह्यून ने बचाव किया। उसे पता था कि उसका दोस्त अभी खुद नहीं है। गैंगू ने बेहोश गुंडे को दूसरे पर फेंक दिया और उन्हें वहां से तुरंत निकल जाने को कहा। जैसे ही गुंडे भागे, ह्यून नायक की ओर बढ़ा। दोनों ने मुक्के मारना शुरू कर दिया। ह्यून ने पूछा कि क्या वह समझ नहीं सकता। इतने सारे लोगों में गैंगू को उसकी नाराजगी समझनी चाहिए थी, फिर भी वह उसके रास्ते में खड़ा था। और नायक ने जवाब दिया कि वह समझ सकता है, लेकिन उसे शांत होने की जरूरत है। उन्हें कम से कम इस पर कार्रवाई करने से पहले बात करनी चाहिए। ह्यून ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और गुस्से में गंगू की ओर बढ़ता रहा। बाकी छात्र बस खड़े होकर यह सब देख रहे थे और इस दृश्य को रिकॉर्ड कर रहे थे, प्रभावित होकर। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा था, क्योंकि वे इतनी जोरदार लड़ाई कर रहे थे। वे लगभग पेशेवर लड़ाकों की तरह लग रहे थे, इतनी तबाही मचा रहे थे। यहाँ तक कि दायोंग भी ये देखने के लिए प्रकट हुआ कि आंगन के बीच में क्या हो रहा था, और देखा कि गांगू फिर से लड़ रहा था। काफी हैरान था। वो और भी अधिक चौंक गया, क्योंकि गांगू ह्यून से लड़ रहा था।
गैंगू ने अपने दोस्त को दूर फेंक दिया, जिससे डायोंग सोच में पड़ गया कि वह क्या देख रहा है। अचानक किम प्रकट हुई और सभी से कहा कि वे इसे अभी रोक दें। अगर वे स्कूल के लिए समस्याएं पैदा करते रहे तो वह दोनों को मार डालेगी। ह्यून ने पूछा कि वह कौन है, लेकिन अगर वह उसके रास्ते में आई तो उसे चोट लग जाएगी। ये सुनकर वह गुस्सा हो गई क्योंकि वह एक वरिष्ठ से इस तरह बात कर रहा था। उसने बस उसे कहा कि वह गायब हो जाए क्योंकि वह उसके जीवन में दखल दे रही थी। किम को आश्चर्य हुआ कि एक लड़का उसके प्रति इस तरह का व्यवहार कर रहा था। गंगू ने उसे थोड़ा शांत होने के लिए कहा क्योंकि यह परिषद की अध्यक्ष थी। ह्यून को जो खटक रहा था वह यह था कि वह स्पष्ट रूप से हुक्म चला रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ह्यून वह व्यक्ति था जिसे हमेशा धमकाया जाता था। उसकी टिप्पणियों ने उसे केवल चिढ़ाया, लेकिन किम ने कहा कि वह बदला लेना चाहता था, है ना? जब उसे ताकत मिली और वह ठीक ठीक बता सकता था कि वह किस तरह का व्यक्ति था जो उसे केवल सिर दर्द देता था। ऐसे व्यक्ति को रियल वर्ल्ड मोबाइल कहा जाता था। इससे ह्यून हैरान रह गई क्योंकि वह खेल के बारे में जानती थी, लेकिन उसने मौका लिया और उसे जोर से लात मारी। लोग अभी भी उसे सुन सकते थे और उसने सुनिश्चित किया कि उसे जल्दी से चुप करा दिया जाए। गैंगू ये देखने के लिए दौड़ा कि उसका दोस्त ठीक है या नहीं, लेकिन वह रास्ते में बेहोश हो गया था। किम ने कहा कि उसे चिकित्सा कक्ष में ले जाना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वह और कोई परेशानी न करे। गैंगू ने सहमति जताई, ये सुनकर कि उसने कहा कि उन्हें दोपहर के भोजन के बाद परिषद कक्ष में जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद नायक अपने दोस्त को इलाज के लिए चिकित्सा कक्ष में ले गया। ये एक हास्यास्पद स्थिति थी। गैंगू ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। उसे हाल ही में एक मित्र सूची में जोड़ा गया था, इसलिए नायक ने कल्पना की कि ह्यून हाल ही में खिलाड़ी बना होगा। अपने दोस्त को अभी भी सोते हुए देखकर उसने आह भरी और खेल के बारे में और जानने का फैसला किया। अपनी दोस्तों की सूची खोलते हुए उसने देखा कि ह्यून और किम दोनों अभी भी वहां थे। उसने सोचा कि क्या उसके दोस्त की तस्वीर पर क्लिक करने से कुछ होगा। जब उसने ऐसा किया तो गांग्यू अपने दोस्त की पूरी चरित्र शीट खेल के भीतर देख सका। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी स्तर 2 पर था। स्पष्ट रूप से उसी दिन खेलना शुरू किया था। उसने शायद मुश्किल से एक मिशन पूरा किया था और स्तर बढ़ाया था। फिर भी वह सोच रहा था कि ह्यून ने खेल में कैसे प्रवेश किया, क्योंकि आखिरकार गांग्यू केवल किसी और के द्वारा QR कोड के माध्यम से आमंत्रित किए जाने पर ही अंदर आया था। तभी अचानक ह्यून ने जवाब दिया कि उसे भी आमंत्रित किया गया था, जो उसे आश्चर्यचकित कर गया। उसने बताया कि दुकान के मालिक ने भी उसे खेलने के लिए आमंत्रण लिंक दिया था। गैंग्यू ने जल्द ही देखा कि उसका दोस्त जाग गया था और उसने जवाब दिया कि वह अभी भी थोड़ा चक्कर में है, लेकिन शायद वह ठीक रहेगा अगर वह थोड़ी देर तक स्थिर रहे। ये राहत की बात थी, लेकिन गैंग्यू इसके बारे में और जानने के लिए उत्सुक था क्योंकि दुकान का मालिक गायब हो गया था और गेम की दुकान कुछ समय पहले बंद हो गई थी। ह्यून ने सहमति जताई, लेकिन कहा कि यह दुकान बंद होने से पहले की बात है। ये उसी दिन था जब उन गुंडों ने उसे उकसाते हुए उसका कंसोल तोड़ दिया था। वास्तव में शुरुआत में ही शायद उसी दिन जब गांग्यू आया था। दुकान के सामने हर जगह संकेत थे कि यह जल्द ही बंद हो जाएगी, इसलिए ह्यून अंदर भागा इससे पहले कि ऐसा हो। ये पता चला कि ह्यून ने दुकान जाकर अपने कंसोल को ठीक कर लिया। हालांकि वह इसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर सका क्योंकि दुकान बंद हो रही थी। मालकिन ने माफी मांगी क्योंकि यह उनके दुकान के खुले रहने का आखिरी दिन था, इसलिए वह इसके लिए अपना पूरा समय नहीं दे सकी। इसके बजाय उन्होंने सुझाव दिया कि वह उसे खुद को व्यस्त रखने के लिए एक मजेदार गेम दे सकती हैं, और तभी उन्होंने उसे रियल वर्ल्ड मोबाइल के लिए वह निमंत्रण लिंक दिया। लेकिन उसने इसे इंस्टॉल कर दिया और तब तक इसकी सामग्री को कभी नहीं खोला। वह अपने समय को उन कंसोल और मोबाइल गेम्स पर केंद्रित करना पसंद करता था जिनका वह आदी था, जिससे नायक हंस पड़ा क्योंकि वह उन पसंदों में उसके साथ पहचान करता था। एक दिन स्कूल जाते समय ह्यून ने नया गेम आजमाने का फैसला किया। वह गेम वाकई अद्भुत था। एक मिशन पूरा करने पर असली इनाम मिलता था। इतना ही नहीं, उसने इसे अक्सर लेवल अप करने के लिए इस्तेमाल किया और कुछ ही मिशनों के बाद वह बेहद शक्तिशाली बन गया। गांग्यू ने सहमति में हंसते हुए कहा क्योंकि वह अच्छी तरह समझता था कि वह कैसा महसूस होता है। लेकिन फिर भी उसे नहीं लगा कि उसके लिए अपने अपराधियों को मारने की कोशिश करना सही था, जिससे ह्यून ने विरोध किया क्योंकि एक बार फिर उसका दोस्त उसे डांट रहा था, जबकि उसे देखना चाहिए था कि उसने इस समय में कितना कुछ सहा है। फिर भी गांग्यू जानता था कि वह इतना आगे बढ़ रहा था कि लगभग उनकी जान ले लेता। इससे समस्याएं हो सकती थीं और उसे अपनी बाकी जिंदगी जेल में बितानी पड़ सकती थी। ह्यून ने जवाब दिया कि वह पूरे समय नियंत्रण में था। लोग सिर्फ इसलिए नहीं मरते। ये तो छोड़ो कि यह गांग्यू ही था जिसने दूसरों से बदला लेने की कोशिश शुरू की। नायक ने जल्दी से समझाने की कोशिश की कि यह सब सिर्फ एक गलत फहमी थी। फिर भी ह्यून को लगा कि यह थोड़ा अनुचित था कि वह इतना पाखंडी हो रहा था। ज्यादा समय नहीं बीता था कि एक नई आवाज ने उनकी जीवंत बातचीत में हारने वालों को पुकारा। ये दायोंग था जो आया और कहा कि वे बहुत मजे कर रहे थे। ह्यून हंसा क्योंकि यह कुछ अधूरे काम निपटाने का सही मौका था, लेकिन डायोंग ने कहा कि उन्हें ऐसी चीजों को बाद के लिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह दोनों से किसी और चीज के बारे में बात करना चाहता था और उसे ठीक ठीक पता होना चाहिए था कि यह तथाकथित रियल वर्ल्ड मोबाइल क्या है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। गैंग्यू को एहसास होता है कि उसने उस समय उनकी बातचीत सुन ली थी। इसके बावजूद दोनों ने अपने मुद्दों को नजरअंदाज करने और विषय बदलने का फैसला किया। गैंग्यू हंसता रहा और ह्यून पर ध्यान केंद्रित करता रहा क्योंकि उसके लिए बेहतर महसूस करना अधिक महत्वपूर्ण था। लेकिन डेयोंग ने जोर दिया कि उन्हें पूरी तरह से मूर्खों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसने सब कुछ सुना जब वह रिकवरी रूम के बाहर था, सब कुछ जो उन्होंने असली जीवन में पुरस्कार प्राप्त करने और शक्तियां हासिल करने के बारे में बात की। गैंग्यू जवाब देता है कि वे बस एक लाइट नोवेल के बारे में बात कर रहे थे और यह असली नहीं था, और डायोंग सहमत है कि सामान्यतः ऐसा कुछ वास्तविकता में संभव नहीं होता। हालांकि अगर आप उससे पूछें तो गैंग्यू जैसे बेवकूफ से हारना अविश्वसनीय था, और सिर्फ वही नहीं, दोनों अचानक कई गुंडों को हरा पाए। डायोंग के विचार में रियल वर्ल्ड मोबाइल और भी अधिक वास्तविक लगने लगा था। वे गुंडों पर दबाव डालने लगे थे और यह उसे गुस्सा दिला रहा था। ह्यून ने सवाल किया कि क्या यह आदमी मरना चाहता था या कुछ ऐसा ही, जिससे डायोंग को गुस्सा आया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वे लड़ाई की तलाश में थे। गैंग्यू ने फिर से अपने दोस्त को कुछ ऐसा करने से रोकने की कोशिश की जिससे उसे पछताना पड़ सकता था, जबकि ह्यून उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उनके कारण उसका जीवन कितना दुखी रहा था। डायोंग को कोई परवाह नहीं थी। ये उसकी गलती थी कि वह एक हारा हुआ था, जिससे ह्यून और भी चिढ़ गया क्योंकि उसने हमेशा उसे
मारने के बारे में सोचा था। ये गैंगयू के लिए सिर्फ मजा हो सकता था, लेकिन उसे लगा कि उसकी जिंदगी इस तरह बर्बाद हो जाएगी। ह्यून ने सोचा कि एक चीज के लिए वह डेयोंग का धन्यवाद कर सकता है। अगर उसने उसका कंसोल नहीं तोड़ा होता तो वह सारी शक्ति हासिल नहीं कर पाता। और डेयोंग ने आह भरी। अभी भी यह नहीं जानता था कि यह तथाकथित वास्तविक दुनिया क्या थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इसके कारण वास्तव में कुछ शक्ति हासिल की थी। सबसे ऊपर ह्यून खुद भी ताकतवर होने के बाद एक बिगड़ैल की तरह व्यवहार करने लगा। अब वे एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं थे। इस मामले में अगर स्थिति उलट होती तो शायद वह अन्य बच्चों के प्रति और भी निर्दयी हो जाता जितना वे खुद थे। खुद को सही ठहराने के लिए उसके जैसे हारे हुए की जगह होना वाकई अच्छा होगा। ह्यून उन बेतुकी बातों को सुनकर बहुत गुस्से में आ रहा है। गैंगयू ने जल्दी से उसे पकड़ लिया, उसे उस पर हमला करने से रोकते हुए, भले ही ह्यून किसी भी कीमत पर डेयोंग पर हमला करने और उसे खत्म करने के लिए उत्सुक था। उसी क्षण डायोंग ने भी उन पर हमला करने का मौका लिया। लड़ाई के लिए उत्साहित होकर ह्यून ने एक मुक्का सीधे खाया और उसने डायोंग के चेहरे पर एक और वार किया। जैसा कि डेयोंग ने सोचा था, इस समय ह्यून के पास अलौकिक शक्ति थी। दोनों ने एक दूसरे पर हिंसक रूप से क्रोधित प्रहार करना शुरू कर दिया। गांगयू केवल देख सकता था, बहुत चिंतित, क्योंकि वे चिकित्सा कक्ष को नष्ट कर रहे थे। डेयोंग प्रभावित था क्योंकि वह इतने बड़े आदमी के लिए काफी तेज था, यहाँ तक कि अधिक शक्तिशाली बनने के बाद भी। वास्तविक दुनिया या जो कुछ भी था, अंत में ह्यून लड़ाई में बहुत ही खराब था, यह स्पष्ट था। यहाँ तक कि नायक को भी पता था कि ह्यून अभी भी खेल की शक्ति के साथ काफी कमजोर था। आखिरकार उसने अभी अभी दूसरा स्तर हासिल किया था और तब से मुश्किल से खेलना शुरू किया था। इस अतिरिक्त बिंदु को छोड़कर कि गिली, उसके अन्य आंकड़े वही थे, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि दायोंग स्वयं एक प्रभावशाली व्यक्ति था। उसकी वर्तमान जागरूकता और युद्ध की समझ उल्लेखनीय थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उसे पूरे स्कूल में सबसे अच्छा बिगड़ैल माना जाता था। दायोंग ने आह भरी। अगर उसके हमले नहीं लगते तो लड़ाई कभी आगे नहीं बढ़ेगी। उसमें चूंकि उसने सामान्य से भी अधिक असाधारण शक्ति प्राप्त कर ली थी, शायद यह उचित था कि वह उसके खिलाफ लड़ने के लिए कुछ उपयोग कर रहा था। ह्यून ने फिर से अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला किया। वह उसे हराने के लिए उत्सुक था और डेयोंग ने उसकी ओर आने वाले मुक्के को चकमा दिया, उसकी कोशिशों पर हंसते हुए। ये मजबूत शब्द थे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अब तक जो सहा था उसके खिलाफ कभी पलटवार नहीं किया था। और फिर गुंडे ने ह्यून को चिकित्सा उपकरणों में से एक से मारा। उसके जैसा कमजोर व्यक्ति कभी भी डेयोंग जैसे अनुभवी व्यक्ति को हरा नहीं सकता। ह्यून जैसा व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी उसके नीचे रहने के लिए ही बना था। ये सब उसी के लायक था क्योंकि वह हमेशा ताकतवर बनने का दिखावा करता था। वह उसे खत्म करने का मौका लेता जब तक कि वह धूल नहीं चाटने लगता। इसके अलावा शायद वह उसे मारना बंद कर सकता था अगर वह असली दुनिया के बारे में बात करता। ह्यून को अभी भी यकीन था कि खेल में और स्तर बढ़ाने के बाद वह उसे नष्ट कर देगा। डेयोंग को एहसास हुआ कि यह उसे अभी खत्म करने का सबसे अच्छा मौका होना चाहिए। इससे पहले कि वह ह्यून पर फिर से हमला कर सके, गंगहो ने उसका हथियार दूर फेंक दिया। वह वास्तव में बात करके चीजों को सुलझाना चाहता था और इस तरह की लड़ाइयों में शामिल नहीं होना चाहता था। इस बीच किम ने आह भरी अब जब उसे पता चला कि 2 नए लोग खिलाड़ी हैं। चीजें समस्याग्रस्त होने वाली थीं या शायद बस और अधिक दिलचस्प। इस बीच उसने एक पल के लिए गंगहो के प्लेयर कार्ड को देखा। ये देखते हुए कि उसके अभी भी कम स्तर के साथ ऐसा लग रहा था कि उसने अभी तक कई पॉइंट्स का उपयोग नहीं किया था। फिर भी किसी कारणवश उसके आंकड़े असामान्य रूप से ऊंचे थे। सामान्यतः उसकी ताकत इतनी ऊंची होने के लिए उसे 5 गुना अधिक की आवश्यकता होती। ये सिर्फ उसकी ताकत नहीं थी, वे उसके सभी आंकड़े असामान्य थे। वे किसी और की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक बढ़ रहे थे। इसी बीच डेयोंग भी चौंक गया क्योंकि उसका इस्तेमाल किया हुआ हथियार उड़ गया। गंगहो की ताकत वास्तव में अलौकिक थी, ह्यून से कहीं अधिक। इससे वह हंस पड़ा। गैंगहो ने जवाब दिया कि वह अपने दोस्त से उच्च स्तर पर था और उसने अपने अंकों पर बेहतर ध्यान केंद्रित किया था। बस इसी वजह से। अब डेयोंग समझने लगा। वह सही से सुनना चाहता था कि यह तथाकथित वास्तविक दुनिया क्या थी। वह जानना चाहता था कि क्या यह कोई अवैध गतिविधि थी जो उसे मजबूत बना सकती थी या कुछ ऐसा, या शायद उन्होंने मजबूत बनने के लिए अपने शरीर बदल लिए थे। ह्यून ने जवाब दिया कि वो कुछ भी जानने के लायक नहीं था और वे उसे नहीं बताएंगे। गैंगहो ने कहा कि उन्हें इसके बारे में बाद में बात करनी चाहिए, अभी सही समय नहीं था। डेयोंग ने लड़ाई बंद करने से इनकार कर दिया जब तक कि वह इस खेल के बारे में और नहीं सुन लेता। वो सुनिश्चित करेगा कि मीडिया को उन बेवकूफी भरी चीजों के बारे में पता चले जो वे कर रहे थे। जिस तरह से वो जानता था उनके जीवन काफी दुखदायी हो जाएंगे। गैंगहो ने ह्यून को पकड़े रखा। जब उसने डेयोंग को उन धमकियों के लिए कोसा तभी किम दिखाई दिया, अनुमति मांगते हुए, लेकिन गैंगहो से बात करना चाहता था। उसने ह्यून को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और गंगहो को अपने साथ काउंसिल रूम में ले जाने का फैसला किया, लेकिन डेयोंग ने बिना मामले सुलझाए उसे ऐसे जाने देने से इनकार कर दिया। किम को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि डेयोंग कौन था और उसने उसे रास्ते से हटने के लिए कहा। वह उसे धमकी देने और यह बताने के लिए तैयार था कि स्कूल में वही जिम्मेदार है, लेकिन उसे राष्ट्रपति से सीधे प्रहार मिलने के बाद उसके पास समय नहीं था। डेयोंग को एक मुक्के से गिराने के बाद किम ने तय किया कि वह गंगहो को बात करने के लिए ले जाएगी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय उसके पीछे चलने के, उसकी ताकत से डरकर। ये कोई चर्चा नहीं थी, वो बस उसे अपने साथ ले जाने वाली थी, चाहे कुछ भी हो। जब वे दूसरे कमरे में गए तो गंगहो ने टिप्पणी की कि वह अच्छे मूड में नहीं लग रही थी। उसे लगभग चिंता होने लगी क्योंकि शायद उसने कुछ गलत किया था जिससे वह नाराज हो गई। किम ने जवाब दिया कि यह कुछ खास नहीं था, वो बस कुछ जांचना चाहती थी। उसने अभी अभी उसे खेल में कुछ भेजा था और उसके स्वीकार करने का इंतजार कर रही थी। जब गंगहो ने इसे देखा तो यह प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश करने का निमंत्रण था, जो उसे आश्चर्यचकित कर गया। भले ही नायक को यह नहीं पता था कि यह क्या था, उसने उससे बिना सवाल किए स्वीकार करने के लिए कहा। जब उसने ऐसा किया तो एक तेज रोशनी ने उसकी आंखों को ढक लिया और दोनों एक अन्य स्थान पर पहुंच गए। किम ने समझाया कि यह प्रशिक्षण कक्ष था, जैसा कि नाम से पता चलता है। यह एक ऐसी जगह थी जहां कोई अपने आंकड़े जांचने या सिर्फ प्रशिक्षण के लिए प्रवेश कर सकता था। वह एक खिलाड़ी के साथ भी प्रवेश कर सकता था जिसे उसके दोस्त के रूप में पंजीकृत किया गया था। गंगहो ने पूछा कि इस बार वह उसे वहां क्यों लाई थी, लेकिन उससे पहले उसने सुझाव दिया कि अगर उसके पास कुछ अंक बचे हैं तो उसे उनका उपयोग करना चाहिए।
फिर भी नायक नहीं समझ पाया कि सब कुछ अचानक क्यों हो गया। कोई विशेष कारण नहीं था। किम बस अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ना चाहती थी, इसलिए उसने तय किया कि वे यह प्रशिक्षण कक्ष के अंदर करेंगे ताकि स्कूल को नष्ट होने से बचाया जा सके। ये उसे पूरी तरह से चौंका गया क्योंकि अचानक उसने कहीं से लड़ने का फैसला कर लिया। गंगहो चिंतित था क्योंकि उसे सच में लगा कि उसने कुछ गलत किया होगा जिससे वह लड़ना चाहती थी। किम ने बस उसे बताया कि वह उसे 5 सेकंड में हमला करेगी या अगर उसने अभी तक अपने सेव पॉइंट्स का उपयोग नहीं किया था तो जल्दी करना बेहतर था। जब उसने काउंटडाउन शुरू किया तो गैंगहो ने घबराकर अपने स्टैट्स खोले। फिर उसने उस पर हमला किया और लगातार कई मुक्के मारे। वह अभी भी लेवल 8 का खिलाड़ी था, लेकिन किम लेवल 32 पर थी। वह उम्मीद कर रही थी कि वह इसे बहुत गंभीरता से लेगा, अन्यथा गंगहो को अपनी नरमी के कारण वास्तव में चोट लग सकती थी। नायक ने अगले हमलों से बचने की कोशिश की, फिर भी यह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्यों हमला कर रही थी। कम से कम वह एक कारण चाहता था, लेकिन किम ने उसे नजरअंदाज किया और नायक को मारती रही। वह स्पष्ट रूप से उसे अपने मुक्कों और हमलों से चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। अगर उसने उसकी बात नहीं सुनी तो आखिरकार उसे सच में चोट लग सकती थी। गंगहो अब कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वह प्रशिक्षण क्षेत्र में मर नहीं सकता था, इसलिए उसने उसके हमलों का जवाब देने का फैसला किया। उसकी किक से वह और दूर चली गई। किम को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह अब कोई गलती नहीं थी जब उसे उसकी मार लगी। उसने पूछा कि क्या उसने अब कुछ अजीब महसूस किया जब वे लड़ रहे थे। गैंगहो ये नहीं समझ पाया कि वह वास्तव में क्या संकेत देने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने समझाया कि उनके बीच लगभग 20 स्तरों का अंतर था, फिर भी वे लगभग समान शर्तों पर लड़ रहे थे। या गंगू लगभग उसे पार कर रही थी। उसने लड़ाई से कुछ समय पहले गेम ऐप में अपनी स्थिति की जांच की और उसकी स्थिति हमेशा सामान्य खिलाड़ियों से 5 गुना अधिक बढ़ रही थी। जब उसने उस पर हमला किया तो यह इसलिए था क्योंकि वह यह सत्यापित करना चाहती थी कि यह उसके प्रोफाइल स्क्रीन पर सिर्फ एक गड़बड़ी थी या शायद गेम में कोई त्रुटि, लेकिन जाहिर तौर पर यह कोई त्रुटि नहीं थी। अब किम को यकीन हो गया था कि गंगू ने किसी तरह धोखा दिया था या उसके चरित्र प्रोफाइल में कोई बग था। एक बग था जिसने उसके आंकड़े दूसरों से 5 गुना अधिक बढ़ा दिए थे। ये उसे पूरी तरह से चौंका गया। उसके लिए दूसरों से अधिक प्राप्त करना सामान्य नहीं होना चाहिए, लेकिन किम भी नहीं कह सकता था कि क्यों। उसने पहले कभी उसके जैसा खिलाड़ी नहीं देखा था। अब जब गंगू ने इस पर विचार किया तो उसने केवल 1 पॉइंट ताकत में बढ़ाया था, लेकिन अचानक उसे लगा कि उसके हमले उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। इस पर विचार करते हुए नायक ने समझा कि यह इसलिए था क्योंकि उसने 5 गुना अधिक बढ़ाया था। हालांकि गंगू किम के अजीब हंसने के तरीके से चौंक गया। वह उत्सुक और काफी उत्साहित थी यह देखने के लिए कि वह किसी तरह से विशेष है। वह उसे अपने पास चाहती थी और नहीं चाहती थी कि कोई और इस जानकारी को जाने। नायक को अब भी लगता था कि दूसरों के ध्यान देने की संभावना थी, लेकिन किम ने उसे चुप रहने और किसी अन्य खिलाड़ी की टीम में शामिल न होने के लिए कहा। बस उसका दोस्त बनो और खेल में किसी और का नहीं। गंगू ने अंततः सहमति जताई, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि वह इसका फायदा कैसे उठा सकता है। ऐसा नहीं था कि वह सब कुछ होने के बाद उस सारी ताकत का कहीं उपयोग करेगा। यह सुनकर किम हंस पड़ी क्योंकि उसे अब तक कुछ भी नहीं पता था। इसकी वजह से उसे काल कोठरी और अन्य मिशनों में काफी आसानी होती थी, खासकर क्योंकि उसका स्तर अभी भी काफी कम था और वह हल्के मिशन कर रहा था। वह अभी भी सरल चीजें जैसे व्यायाम करना या बुनियादी कार्य पूरे कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे वह स्तर बढ़ाता गया, मिशन और यहाँ तक कि काल कोठरी भी कठिन हो जाएंगे। कभी कभी उन्हें ऐसे मिशन मिलते जो अकेले करना लगभग असंभव होते। कुछ हफ्ते पहले किम को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का मिशन मिला और एक मिशन जिसमें उसे चीन तक दौड़ लगानी थी। गंगू कुछ हद तक हैरान थी क्योंकि उन्हें अभी भी वे बेवकूफी भरे मिशन करने थे। वह बिना किसी समस्या के उन्हें नजरअंदाज कर सकती थी और उसने उसे दंडों की याद दिलाई। अगर उन्हें गेम ओवर मिलता तो वे बाद में इनाम नहीं कमा पाते, जैसे कि लंबा या अधिक आकर्षक बनना। कई उपयोगी इनाम थे। आमतौर पर वे चीजें थीं जिन्हें वास्तविक जीवन में सुधारा नहीं जा सकता था। इसके अलावा गंगू एक खिलाड़ी था जो अन्य खेलों का आदी था। उसकी गेमर गर्व उसे कभी भी ऐसा खेल बीच में छोड़ने नहीं दे सकता था। ये एक प्रभावशाली खेल था जिसमें भाग लेने का लोग केवल सपना देख सकते थे। यहाँ तक कि अब किम उसके द्वारा उठाए जाने के लिए उत्सुक थी, या यूं कहें कि वे अब से मिलकर काम कर सकते थे और मजबूत बन सकते थे। गंगू ने उसके चेहरे पर देखा कि वह उसके बग का फायदा उठाने के लिए कितनी तैयार थी। किसी भी स्थिति में उसने तय किया कि उन्हें वापस जाना चाहिए और प्रशिक्षण कक्ष छोड़ देना चाहिए। उनकी चर्चा काफी महत्वपूर्ण थी और कम से कम कोई और उन्हें नहीं सुनेगा। असली दुनिया में वापस किम गंगू से कहती है कि वह इस तरह यात्रा करने की आदत डाल ले। जो रोशनी दिखाई दी थी वह अस्थायी थी और जब तक वे सीधे उसकी ओर नहीं देखते तब तक वह उन्हें अंधा नहीं करेगी। मुख्य पात्र जल्द ही कक्षाओं के बारे में चिंतित हो गया क्योंकि वे उन्हें चूक सकते थे, लेकिन किम उसे आश्वस्त करती है कि वह उनके बारे में अधिक जागरूक थी, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रशिक्षण कक्ष में जाने के बाद से समय बिल्कुल भी नहीं बदला था, भले ही उसे लगा कि वहां गए हुए 10 मिनट से अधिक हो गए थे। किम समझाती है कि चाहे काल कोठरी के अंदर हो या प्रशिक्षण कक्ष में, जब वे किसी अन्य स्थान पर टेलीपोर्ट होते हैं तो समय हमेशा रुक जाता है, या शायद यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि इस दुनिया में समय धीमा हो जाता है। जब नायक ने इस बारे में सोचना शुरू किया, जब वह नौसिखिया काल कोठरी में प्रवेश किया, उस क्षण जैसे ही वह वापस आया, यह अभी भी वही समय लगता था जब वह गया था। यह काफी सुविधाजनक था अगर वे अकेले समय बिताना चाहते थे या इसका उपयोग परीक्षाओं के लिए करना चाहते थे। गंगू को आश्चर्य हुआ कि किम इसका उपयोग अपनी ग्रेड बढ़ाने के लिए कर रही थी और वह जवाब देती है कि वह बस विशेष स्थानों का समझदारी से उपयोग कर रही थी। इसके अलावा उसकी ग्रेड्स बिना दूसरी दुनिया में गए भी स्वाभाविक रूप से अच्छी थी। इससे गंगू हंस पड़ा, लेकिन किम ने तय किया कि उन्हें कक्षा में वापस जाना चाहिए। वे कक्षा के बाद मिल सकते थे और एक साथ डंगन में जा सकते थे। समय बीत गया और नायक अभी भी अपने विचारों में खोया हुआ था। ह्यून ने देखा कि उसका दोस्त किसी कारणवश उसे गहराई से देख रहा था। उसमें कुछ अलग था। गंगू सोच रहा था कि उसकी समस्या क्या थी। किसी कारणवश वह उस पर गुस्सा था? नहीं, यहाँ तक कि दायों का भी जिक्र नहीं किया।
अब नायक जानता था कि वह मुसीबत में है क्योंकि वे दोनों इतने करीब थे। यहाँ तक कि जाजिन भी किसी कारण से उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे लगा कि वह उसके जैसे हारे हुए से कुछ लेना देना नहीं चाहती जिसने उसके बॉयफ्रेंड को भी मारा था। गैंग्यू दूसरों के इस तरह घूरने के कारण कक्षाओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था। वह बस चाहता था कि कक्षाएं जल्दी समाप्त हो जाए ताकि वह हमेशा के लिए जा सके। लेकिन यह शर्म की बात थी क्योंकि वह कक्षा समाप्त होने पर भी नहीं जा सका। उसने सोचा कि क्या उसे किसी और स्कूल में स्थानांतरित हो जाना चाहिए और अपने जीवन में थोड़ी शांति प्राप्त करनी चाहिए। समय बीता और कक्षाएं समाप्त हो गईं। जैसे ही शिक्षक बाहर गए, डायोंग गांग्यू के पास दौड़कर आया, ठीक वैसे ही जैसे ह्यून जो उससे बात करना चाहता था, और नायक भाग गया। वह बस अकेला रहना चाहता था लेकिन वे दोनों उसका पीछा कर रहे थे। गांग्यू को छात्र परिषद कक्ष के अंदर शरण लेने में ज्यादा समय नहीं लगा जिससे वे दोनों उसके पास नहीं पहुंच सके। वे किम से बहुत चौंक गए थे। कमरे के अंदर किम ने देखा कि गंगू दौड़ते हुए आया था और पूछा कि क्या वह काल कोठरी के लिए इतना उत्साहित था। नायक के झूठ बोलने के बावजूद उसने पूछा कि क्या वे एक मध्यम काल कोठरी में प्रवेश कर सकते हैं। गंगू चिंतित था क्योंकि एक मध्यम काल कोठरी उसके लिए अभी भी बहुत थी, लेकिन उसने उसे आश्वस्त किया कि जब तक वे साथ काम कर रहे हैं सब कुछ ठीक रहेगा। तो एक काल कोठरी का स्तर वास्तव में इतना महत्वपूर्ण नहीं था। वे बस अंदर थोड़ी मस्ती करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। पहले उसने अपनी टीम में शामिल होने का निमंत्रण भेजा और नायक ने सहमति दी। स्वीकार करने के बाद एक प्रकाश ने उन्हें सीधे काल कोठरी में टेलीपोर्ट कर दिया। गंगू उस जगह को देखकर हैरान था। ये एक शुरुआती काल कोठरी से अलग था। जब वह गया था, शुरुआती काल कोठरी अधिकतर एक चट्टानी पहाड़ की तरह थी और भालुओं से भरी हुई थी। उसे याद आया कि जब आप प्रवेश करते हैं तो काल कोठरी का भूभाग हमेशा बदलता रहता था। यह हमेशा उस रेगिस्तान जैसा नहीं होता था जिसमें वे अभी थे। आमतौर पर अगर कोई मध्यम स्तर के डंगोनन को साफ करना चाहता है तो उसे कम से कम स्तर 25 तक पहुंचना चाहिए और वह उसके साथ अपना मिशन साझा करेगी। गंग्यू के पास अपनी आंकड़े सामान्य से 5 गुना बढ़ाने की क्षमता थी, इसलिए किम ने सोचा कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनका वर्तमान मिशन मध्यम डंगोनन के अंदर 30 स्लाइम्स का शिकार करना था। ज्यादा समय नहीं लगा जब कई स्लाइम्स उनके आसपास दिखाई देने लगे। गंग्यू सब कुछ सुलझाने में अनादि था और किम जल्दी से दूर चली गई। नायिका उम्मीद कर रही थी कि वह कम से कम आधे का ख्याल रख सके, लेकिन वह बस दूर चली गई, ये तय करते हुए कि वह केवल उसे लड़ते हुए देखेगी। ये इसलिए था क्योंकि वह देखना चाहती थी कि उसके चुराए गए आंकड़े ऐसे कालकोठरी में कितने उपयोगी हो सकते हैं। गैंग्यू अंत में स्लाइम्स के खिलाफ लड़ाई में फंस गया और यह अराजकता थी। वे उस पर प्रोजेक्टाइल की तरह हमला कर रहे थे और उसे जवाब देने के लिए मुश्किल से जगह मिल रही थी। किसी कारणवश वे सभी स्लाइम्स बहुत तेज और बहुत शक्तिशाली थे। किम ने उसे चेतावनी दी कि वह इस तरह से अपनी सुरक्षा न खोए। वे सभी काफी शक्तिशाली थे, भले ही वे स्लाइम्स थे। आखिरकार ये एक मध्यम स्तर का डंगोनन था। वे कुछ हद तक प्यारे भी थे, लेकिन उन्हें सही तरीके से मारना जरूरी था। उसमें साया नायक ने उन्हें मारने का फैसला किया, लेकिन उसका पैर स्लाइम से चिपक गया। उसके हमले काम नहीं कर रहे थे। गंग्यू ने सोचा कि क्या यह इसलिए था क्योंकि वह बहुत कमजोर था। ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी वह कर रहा था उसका उन पर कोई प्रभाव या नुकसान नहीं हो रहा था। किम ने पूछा कि क्या वह इस क्षेत्र के एक पेशेवर से कुछ सुझाव प्राप्त करना चाहेंगे, और उसने समझाया कि सामान्य हमले तब तक काम नहीं करेंगे जब तक उनमें वास्तविक शक्ति नहीं डाली जाती। वह देख सकता था कि जब स्लाइम आक्रामक नहीं होते थे तो उनके कोर दिखाई देते थे। उन्हें तब तक मारना था जब तक वे पूरी तरह से नहीं बन जाते। इसके लिए वह एक जादू का उपयोग कर सकता था या उन्हें हथियार से मार सकता था। गंग्यू के पास कोई जादू उपलब्ध नहीं था और उसे यह भी नहीं पता था कि वह हथियार कहां से पाएगा। तभी उसे वह लकड़ी की छड़ी याद आई जो उसे कुछ समय पहले मिली थी। उसने छड़ी उठाने और उससे स्लाइम्स पर वार करने का फैसला किया। इस बार कुछ नुकसान हुआ। अब वह अपने हमलों का उपयोग करके उन्हें सभी को गिराने के लिए तैयार था। किम को एहसास हुआ कि गंग्यू के स्तर 8 होने के बावजूद वह अब भी स्लाइम्स को संभाल सकता था। हालांकि उसे उसके आंकड़े अजीब लगे। ये एक स्तर 40 के खिलाड़ी जैसा था। नायक को मिशन पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगा। 30 स्लाइम्स को ठीक से हराया गया और उन्होंने इसे पूरा कर लिया। किम नीचे आई जहां वह मिशन पूरा करने वाले नायक के लिए ताली बजा रही थी। खेल को उसकी जीत को पहचानने और विभिन्न पुरस्कार देने में ज्यादा समय नहीं लगा। गैंग्यू का स्तर बढ़ गया, लेकिन किम हैरान थी क्योंकि यह सिर्फ एक बार से कहीं अधिक था। जब उसने उसके चरित्र पत्रक को देखा तो नायक स्तर 17 तक पहुंच चुका था। स्पष्ट रूप से उसने उस मिशन को पूरा करने के बाद कुल मिलाकर लगभग 10 स्तर ऊपर कर लिए थे। उसने पहले कहा था कि वह सामान्यतः ऐसा मिशन संभाल नहीं सकता। इस तरह के डंगोनन को साफ करना तो दूर की बात है, अब वह उसके साथ कर सकता था। किम ने कहा कि वह 100 स्लाइम्स का शिकार कर सकती है और फिर भी कोई स्तर नहीं बढ़ेगा। फिर भी नायक वही करेगा और बहुत सारा अनुभव प्राप्त करेगा। उस स्थिति में वे एक दूसरे का उपयोग करके पुरस्कार प्राप्त कर सकते थे। उसने सुझाव दिया कि वह अपने नए अंक अपने आंकड़ों में आवंटित कर सकती है। गैंग्यू हैरान था क्योंकि उसने कहा था कि उसे तुरंत करना चाहिए, लेकिन उसने सहमति जताई कि उसे अब करना चाहिए। वो प्राप्त करे।